बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पब्लिक, सुबह बखैर। मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक, मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल रऊफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। और मैं हूँ अपने खराब गले के साथ मौजूद। हाँ, कल हमने आपको बहुत मिस किया, बट हमने अपने व्यूअर्स को बता दिया था और आपके देखने वालों को, आपके चाहने वालों को कि आपकी तबीयत ठीक नहीं, बट आप हमें ज्वाइन करेंगे। हाँ, मेरे ख्याल में मैं ज़रा बोलने की कोशिश नहीं करता। हरमीत का रुख करते हैं, ज़रा देखते हैं। हरमीत, कैसे हैं आप? सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। और आपने दोस्त फरमाया रऊफ साहब जब नहीं होते तो रऊफ साहब तो वैसे शो की हमारी रौनक है। yes. और हमने तो दुआएं भी की रऊफ साहब अल्लाह आपको सेहत दे। और आज आप लग भी रहा है कि गला कल शदीद खराब था, आज गले से अंदाजा मुझे ऐसे हो रहा है। हाँ, तो अल्लाह आपको सेहत दे रऊफ साहब। थैंक यू। खैर, थोड़ी सी जरा गुफ्तगू भी कर लें जो गले खराब से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो है कल जो मिनी बजट पास करवा लिया गवर्नमेंट ने, और ये साबित किया कि उनकी मेजॉरिटी है हाउस में, और उन्होंने जो वोट लिए वो ज्यादा से, जो ऑपोजिशन है वो तमाम तर दावों के बावजूद उतने वोट नहीं ले पाई कि वो गवर्नमेंट को हिला सकें। इससे आइंदा आने वाले दिनों में भी कम से कम एक बात का तयन हो गया कि अगर ऑपोजिशन ये कहे कि जी हमने नो कॉन्फिडेंस मूव लेके आनी है तो वो कामयाब नहीं होंगे। गवर्नमेंट और उनके इत्तेहादी मजबूत बैठे एक पेज पर हैं, दावे जितने मर्जी हो जाएं, बट जिस तरह से बिल्कुल ठीक आपने बात की, जो मिनी बजट कल मंजूर हो गया, ऑपोजिशन के दावे धरे के धरे रह गए और हमने देखा कि हुकूमत अपने मिशन में कामयाब हो गई। और इत्तेहादी जमात जिनके गाहे बगाहे हम रिजर्वेशंस भी सुनते रहते हैं, उन्होंने भी कल हुकूमत को ही वोट दिया, सो हुकूमत ओवरऑल कामयाब दिखाई दी। सो यही बात के आने वाला वक्त हुकूमत की फेवर में हमें नजर आ रहा है। वो पता नहीं अब कितना ज्यादा कैंपेन चलती है, महंगाई कितनी ज्यादा होती है, क्योंकि साथ ही जो गवर्नमेंट ने जो बहस मेनली थी वो 350 अरब रुपए के ऊपर थी कि 350 अरब रुपए के इजाफी टैक्स लगा दिए गए, और गवर्नमेंट ये कह रही है कि इसमें से ज्यादातर 280 अरब वो हैं जो वापस आ जाने हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट करना चाह रहे हैं, तमाम जो लोग हैं जो टैक्स देते हैं उनको डॉक्यूमेंट करना चाह रहे हैं, लोग टैक्स नहीं देते। ये बात तो बिल्कुल सही है गवर्नमेंट की, और इसके बारे में तरीन साहब का अब ये कहना कि हम सख्त से सख्त इकदाम उठाएंगे इस बात के लिए कि लोग जो हैं वो टैक्स देने की तरफ माइल हों, लोग डॉक्यूमेंट करें, लोग इससे जान न छुड़ाएं अपनी, और गवर्नमेंट के लिए आसानी पैदा करें। साहब, अगर हम देखें तो अपोजिशन के जितने भी अरकान हैं, जितने भी लोग हैं, उनके दावे यकीनन बहुत बड़े बड़े दावे थे कि इत्तेहादियों के साथ राब्ते हमारे बहाल हो चुके हैं और इत्तेहादी भी नहीं बैठेंगे बल्कि इस बार जो मिनी बजट है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अपोजिशन भी नहीं चाहती, क्योंकि अगर IMF का ये पैकेज रुकता है, अगर इनकी गवर्नमेंट आती है तो इनको बड़े मसाइल का सामना हो सकता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं कोशिश यही होती है कि चलो शोर शराबा बहुत ज्यादा कर लेंगे लेकिन बिल पास होने दे देंगे। और हमें ऐसा लगता है कि इत्तेहादियों की, जिस तरह हम देखते हैं कि जब भी इस तरह मुश्किल वक्त आता है, मुश्किल मौका आता है हुकूमत पर, इस तरह जब कड़ी चीजें आती हैं कि इम्तिहान से उनको गुजरना होता है, तो इत्तेहादी कुछ ना कुछ अपनी चीजें जो है वो सामने रख देते हैं, और कुछ मुतालिबात जो है वो फिर हुकूमत को माननी पड़ती है, हुकूमत से मनवा लेते हैं अपने तमाम तर चीजें। लेकिन बहरहाल हमने देखा कि सारी चीजें जो है एक पेज की जब बात की जाती है तो इत्तेहादी और हुकूमत जो है इस वक्त एक पेज पे नजर आ रहा है। और जिस तरह कई सारी चीजों के हवाले से दावे बहुत बड़े बड़े हो रहे थे, लेकिन कल हमने देखा कि किस तरह बड़े आराम से, बड़े आसानी से उन्होंने अपना बिल जो है मंजूर करा लिया। और अगर हम टैक्सेशन की बात करें तो टैक्सेस की अगर इस वक्त बात की जाए तो यकीनन अगर टैक्स नहीं लगेंगे, लागू नहीं होंगे तो नुकसान पाकिस्तान का होगा। बड़े बड़े माफिया, बड़े बड़े लोग जो बड़े बड़े मगरमच्छ है, जिनके बहुत बड़े बड़े असासे हैं, उसके बावजूद वो टैक्स पे नहीं करते, तो उनसे जितना जरूरत, क्योंकि आपके पास एक ही ऑप्शन है वो है टैक्स कलेक्शन, तभी ये रियासत, ये स्टेट जो है आगे चल सकती है और आवाम का जो फ्यूचर है वो खुशहाल बन सकता है। अच्छा, इसमें जी एक बात ये कि वो बहुत ताना जो था कि जी आप IMF के पास चले गए हैं, आपने मुल्क को गिरवी रख दिया IMF के पास, उसके बारे में शौकत साहब की ये बात भी सही है कि ऑपोजिशन को उन्होंने ये कहा कि 13 दफा पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून और दूसरी गवर्नमेंट जो है ये IMF के पास गई हैं 13 दफा। तो 13 दफा हम पहले भी IMF के पास जा चुके हैं, तो जब गए हैं तो इसका मतलब है फिर अगर पहले गिरवी नहीं रखा था मुल्क तो फिर अब भी गिरवी नहीं रखा हुआ। ये बात भी सही लग रही है कम अज कम। लेकिन जहां एक तरफ ये बात हो रही है, वहां हुकूमत के अंदर इख्तलाफात की खबर भी काफी ज्यादा बढ़ चढ़ के हमारे सामने आई है। परवेज खटक साहब
और इमरान खान साहब की जो चपकश हो गई वो खबरों की जीनत है, तमाम चैनल उसको चला रहे हैं, तमाम अखबारात में सर, वो उसको मेन हम मेरे ख्याल में आगे चलकर डिस्कस करें, उससे पहले जरा आज की टॉप स्टोरीज व्यूअर्स के साथ शेयर चलो, करें। चलो। ठीक है। अभी तो हमने वैसे थोड़ी सी डिस्कशन कर ली, कल जो तमाम दिन खबरें चलती रही उस हवाले से आपको अपडेट किया। आज की टॉप स्टोरीज आपके साथ शेयर कर लें। सबसे पहले हम आगाज करें डेली डोज के साथ, उसके बाद नया साल जो कि स्टार्ट हो चुका है 2022 पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के लिए किस किस्म का साल होगा, कौन सी मूवीज रिलीज होंगी और आया हम अपनी इंडस्ट्री में बेहतरी देख पाएंगे या मामला क्या रुख इख्तियार करेंगे, इस पर हमने डिस्कशन करनी है। इसके साथ साथ 1 करोड़ 20 लाख खवातीन शनाख्ती कार्ड से महरूम है और ये जेंडर गैप अब खत्म किया जाना चाहिए, किया जाए, इसके लिए क्या किया जाना चाहिए, और जिन खवातीन के पास आईडी कार्ड्स नहीं है वो किन किन फैसिलिटी से महरूम है, इसको आगे चलकर हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान में भी जो रेस्टोरेंट्स हैं उनको स्टार्स मिलेंगे और पंजाब फूड अथॉरिटी ने एक नया सिस्टम मुतारिफ करवाया है, इसको भी डिस्कस करेंगे। इनिशियली इसका आगाज किन किन शहरों में होगा, कितने रेस्टोरेंट्स पर यह सिस्टम लगाया जाएगा, इसको हमने डिस्कस करना है। इसके साथ साथ प्राइवेट सिक्योरिटी इदारे और लेबर कवानीन, ऑस्कर 2022 के मेले की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और अगर हम देखें तो 3 साल बाद होस्ट की दोबारा से वापसी होगी। कोविड के वजह से हमने देखा कि तमाम जो ये अवार्ड्स होते रहे हैं बट इसमें कोई होस्ट वगैरह नहीं था, तो उसको भी हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। इसके साथ बहुत ज़बरदस्त किस्म के कुछ स्पेशल रिपोर्ट्स भी आज हमारे साथ शो में मौजूद होंगी। डेली डोज के साथ आगाज, और जिस तरह से रऊफ साहब कह रहे थे कि हुकूमत कामयाब हो गई मिनी बजट पास करवाने में, इत्तेहादियों ने भी साथ दिया, मेजॉरिटी हमने ऐवान में हुकूमत की ही देखी, बट इससे पहले जो इजलास तलब किया गया था मिनी बजट की मंजूरी से पहले अरकान कौमी असेंबली को कॉन्फिडेंस में लेने के लिए जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब किया गया था, इसमें हमने देखा कि मुख्तलिफ अरकान इस इजलास का हिस्सा थे और इस इजलास में हम देखें तो परवेज खटक साहब और इसके साथ साथ नूर आलम और दीगर अरकान ने मिनी बजट, महंगाई, स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी से मुतालिक अपने जो बहुत ज्यादा रिजर्वेशंस थे वो पेश किए। और सबसे ज्यादा जो खबर अभी रऊफ साहब सर आप भी बात कर रहे थे कि परवेज खटक साहब ने काफी ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया इमरान खान साहब जी, उन्होंने ये कहा कि गैस हम प्रोवाइड करते हैं, बिजली हम बनाते हैं, उसके बावजूद अगर हमारे इलाकों में खैबर पख्तूनख्वा से उनकी मुराद है, हाँ वहाँ पे लोगों को गैस नहीं मिल रही, बिजली नहीं मिल रही, तो फिर जाहिर है हमारे पास जवाब देने को कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि हम आगे जाके वोट कैसे लेंगे, और इसके ऊपर बुनियादी तौर पर छाप पड़ी हुई है। जो खैबर पख्तूनख्वा में अभी इलेक्शन हारी है PTI, उसके ऊपर बहुत तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। तो परवेज खटक साहब के बारे में यह है कि बहुत नाराज़ हो गए, जिसके ऊपर इमरान खान साहब ने यह कहा कि अगर आप नहीं खुश गवर्नमेंट से तो आप किसी और को ले आए, किसी और को बना दें यहाँ पे। फिर वो उठ के जाने लगे, लेकिन उनको रोका गया। परवेज खटक को हमाद अजहर साहब ने रोकने की कोशिश की, उन्होंने हमाद अजहर को भी डांट दिया। और अगरचे बाद में जब उनसे सवाल किए गए तो उन्होंने ये कहा कि मैं तो सिगरेट पीने गया था, सिगरेट पीने के लिए बाहर आया था। मेरा हमने कल खबरें बहुत ज्यादा देखी हैं मेन स्ट्रीम मीडिया पर। हरमीत बिकॉज शहर इक्तदार में है, सो अंदरूनी कहानी क्या रही? हरमीत, आपके पास कोई अपडेट है? सो हमारे व्यूअर्स मुंतजर हैं इस किस्म की अपडेट्स के लिए भी। अच्छा, वैसे तो अगर हम देखें उमूमन यही होता है कि हमें यही इसी तरह जो खबरों की अगर तरदीद भी की जाती है तो ज़राए हमें कोई ना कोई खबर जो देते हैं वो तस्दीक़शुदा खबरें ही होती है। बट ये है कि कल अनफॉर्चुनेटली मुझे कुछ मसरूफियात की बिना पर पार्लियामेंट में नहीं जा सका, लेकिन जो खबरें गर्दिश कर रही हैं और जो चीज़ें सामने आ रही हैं तो हम इसमें कोई शक नहीं है। परवेज खटक साहब ने जो बात की है, आपको पता है कि बल्दियाती इलेक्शन में इनका रिजल्ट कैसे आया। अब मसला यह है कि आप जाना है आवाम की अदालत में आपने जाना है, तो आपसे कई सवाल तो यही किए जाते हैं ना कि गैस नहीं है, बिजली नहीं है, आपने क्या क्या आपने वादे बहुत ज्यादा किए थे, और जाहिर बात है नुमाइंदों से ही सवाल किया जाता है जो अवामी नुमाइंदे होते हैं। तो परवेज खटक का सवाल अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि हम देखें तो गैस जो है वो ना होने के बराबर है। यहाँ पे अगर हम बात करें रावलपिंडी के इतने बड़े शहर में अगर हम बात करें तो लोग जो है वो बेचारे जो है बड़े मुश्किल से लोग बाहर से खाने मंगवाते हैं। तो हालात इस किस्म के हैं कि गैस कई हर जगह पे बहरान है। वो प्रॉपर अगर इसके लिए चीजें पहले से अरेंज होती तो आज ये बहरान किसी को ना देखना पड़ता, लेकिन कहीं ना कहीं कोताहियां जरूर है। और कल हमने देखा कि परवेज खटक साहब की एक बात मैं थोड़ी सी क्लियर कर दूं कि बड़े सख्त गिर है, लेकिन अगर हम देखें एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से वो बड़े कमाल के वो उन्होंने KPK के सूबे को जिस तरह चलाया था,
लोग उसकी मिसालें देते थे। हालांकि अपोजिशन उस वक्त बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी, उसके बावजूद उसने केपीके के सूबे को वो किस लेवल तक लेके गए थे। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम देखें तो कई ऐसी मामलात हैं, कई गिले शिकवे, और हमने देखा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जब से वज़ीर आज़म का ये मनसब संभाले तो बहुत सारे अरकान इसलिए नाराज है कि वो वक्त नहीं देते, टाइम नहीं देते, और बहुत सारी बातें ये है कि वज़ीर आज़म सुनते बहुत कम है। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वज़ीर आज़म अगर अवामी नुमाइंदों को नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा, उनके मसाइल का हल का तायुन कौन करेगा? यही सबसे बड़ा गिला है। और हर अरकान, नूर आलम की मैं बात करूं तो नूर आलम तो पहले ही कह चुके हैं कि मैंने तो आगे इलेक्शन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लड़ना ही नहीं है। ऐसे में कई अरकान जिनसे हमारी मुलाकातें होती है तो वो भी बहुत ज्यादा नाला नजर आते हैं, वो भी यही गिला शिकवा करते हैं कि हमने कई पार्टियां इसलिए छोड़ी थी कि हमें यकीन था कि वज़ीर आज़म अवामी वज़ीर आज़म होंगे, और नवाज शरीफ साहब जिस तरह मुलाकात का टाइम नहीं देते थे, आसिफ जरदारी साहब नहीं देते थे, तो शायद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब देंगे। तो यही इत्तेहादियों के या इत्तेहादी या उनके अपने जो अरकान है उनके कई सारे गिले शिकवे तो हैं। बिल्कुल ठीक है। इसी बात के ऊपर एक सहाफ़ी ने जो सवाल किया वो बड़ा दिलचस्प सवाल था। उन्होंने इमरान खान साहब से पूछा कि अब तो साथी भी छोड़ के जा रहे हैं, जो फवाद चौधरी साहब ने पलट के कहा कि कौन से साथी। तो अब मसला ये है कि बहुत से लोग जिन्होंने झुटला दिया इस बात को कि लड़ाई हुई थी आपस में, अंदर कोई इख्तलाफ हुआ था, इसके ऊपर परवेज़ खटक साहब ने भी कह दिया। लेकिन जब फवाद चौधरी साहब ने कहा कि अंदर इख्तलाफात तो होते रहते हैं और कोई इतना बड़ा नहीं था, इसका मतलब कोई ना कोई बात जरूर हुई है जिसको छुपाया जा रहा है। तो हमने दिखाना भी है कुछ। जी, हमारे पास जो गुफ्तगू ये तमाम तर मामलात के बाद परवेज़ खटक साहब ने की, कुछ क्लैरिफिकेशन भी उन्होंने दी। पहले चल के अपने व्यूअर्स के साथ वो गुफ्तगू शेयर करेंगे। अंदरूनी बात है, इतने 140 लोगों के दरमियान में बात की आपने सर। तो अंदरूनी बात है यार, और मैंने कोई सख्ती नहीं की। मैं प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ नहीं हूँ, ना हो सकता हूँ, ना सोच सकता हूँ। प्लीज ये खबर वापस इमरान खान हमारा लीडर है, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। सूबे में गैस की प्रॉब्लम है, डिस्कशन हुई, उसकी बात हुई, उसका जवाब मेरा खत्म हो गया। तो आपका क्वेश्चन क्या था सर? मेरा क्वेश्चन ये था कि हमारा जो गैस की स्कीमें जो चल रही हैं, अप्रूव्ड है, वो चलनी चाहिए, क्योंकि हमारा फर्स्ट राइट बनता है गैस का, तो हमारे गैस ना रोका जाए। सर इतनी सी बात। आपने ये कहा कि मैं वोट नहीं दूंगा। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। देखो हमारी अंदरूनी बातें, हमारी पार्टी है, पार्टी में बातें होती है। हमने कोई सख्त बात नहीं की। हमने रिक्वेस्ट की है कि ये जो गैस का हमारे मसले है, गैस की स्कीम है, उसको चल। सो ये जो क्लैरिफिकेशन दी परवेज़ खटक साहब ने वो तो हमने दिखा दी। यही कहना है कि अंदर कोई बात नहीं है, बट जो अंदर की खबरें हम तक पहुंच रही थी वो तो ये था कि काफी गर्मा गर्मी हुई है इजलास के दौरान, और प्राइम मिनिस्टर साहब से हुई है कि सवाल की हद तक तो उन्होंने कह दिया ना कि मैंने सवाल उठाए थे, गैस के बारे में ही उठाए थे। और गैस का अभी हरमीत भी बता रहे थे, हमें भी पता है तो पाकिस्तान में कमी है, खैबर पख्तूनख्वा में भी बहुत कमी है। और फिर हम बार बार ये कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में जो बल्दियाती इलेक्शन में अनफॉर्चुनेटली शिकस्त हुई पीटीआई को, जो गढ़ था उनका, उस बुनियाद के ऊपर उनको हजीमत का सामना करना पड़ा। और अब उनके मिनिस्टर्स, उनके लीडर ये कह रहे हैं कि आइंदा भी जो इलेक्शन होंगे हम किस मुंह से जाएंगे अगर महंगाई इतनी होगी। अभी आप ये देखो ना, आज ही 4 रुपए 30 पैसे बिजली के फी यूनिट बढ़ा दिए गए। और फिर उसके साथ ये आ रहा है कि पेट्रोल की प्राइस में 15 तारीख से तकरीबन 5 रुपए 6 रुपए का इजाफा हो जाएगा, और वो 150 पहली दफा फी लीटर पेट्रोल की प्राइस हो जाएगी। तो ये बड़ी खौफनाक ट्रेंड है, ये ज़ाहिर ये होंगे। तो आपके आने वाले दिनों में आटे से लेकर मसाले और दूध से लेकर वो तमाम तर चीजें जो रोजमर्रा की अशिया हैं उसमें भी वो भी महंगी हो जाएंगी, क्योंकि कल मिनी बजट ऑलरेडी पास हो गया है। तो ऐसे में बच्चों के वो दूध जो बच्चों की नशोनुमा के लिए इस्तेमाल होते हैं वो पाकिस्तान में बहुत कम बनते हैं, तो उस पर अलग 17% टैक्स अलग से होगा। ऐसे में कई अद्वियात अगर हम उसमें हरमीत अलबत्ता ये है कि दवाइयों के हवाले से चीजें देखें। हाँ जी, हाँ 500 रुपए तक का डब्बा है, उसके ऊपर टैक्स नहीं है। 500 रुपए से ज्यादा महंगा जो होगा उस पर टैक्स होगा। बिल्कुल ठीक है बात। और आने वाला बात है, बहुत सारे दूध डब्बे जो हैं वो 1700-1200 रुपए तक ही आते हैं। 500 रुपए के डब्बे में तो कुछ आजकल आ ही नहीं रहा है, यही सबसे बड़ा इशू है। और ज्यादातर जो बच्चों के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में अगर ग्रोथ की अगर बात करें, बच्चों में जो ग्रोथ ना होने के बराबर है, बहुत ज्यादा ऐसे है कि खुराक उनको प्रॉपर नहीं पहुंचती। तो सोमालिया और इन ममालिक की तरह हमारे बच्चे भी उसी तरह ग्रोथ नहीं कर पाएंगे अगर ये दूध उनको, क्योंकि ज्यादातर जो चीजें हैं वो बाहर से मंगवाते हैं। और जब 1200 रुपए के डब्बे पे 17% टैक्स लगेगा तो आप उसका हिसाब लगाएं कितने और ये एक बात यहाँ पर बहुत ज्यादा दूध खरीदेगा।
बिल्कुल ठीक है। और ये तमाम तर बातें तो हमने डिस्कस कर ली। जो आपने सर बात की है, जो कि एक खदशा भी जाहिर किया जा रहा है कि पेट्रोल की प्राइस में मजीद इजाफा होगा, 150 तक हो जाएगा। सो ऑब्वियसली ये तो पढ़ी लिखी बात है कि जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो फिर महंगाई का तूफान आता है। वो हमने पहले भी देखा और अनफॉर्चुनेटली हम शायद दोबारा भी देखेंगे इस चीज को। वो तो बिजली की कीमत बढ़ेगी, गैस की कीमत बढ़ेगी, तो फिर जाहिर है कि जो फैक्ट्रियां हैं वो महंगी प्रोडक्ट्स आपको देंगी। उन्होंने अपने बिल जो है इसी तरह से पूरे करने हैं, तो जाहिर है वो प्रोडक्ट्स महंगी होगी, उसका असर पड़ेगा। एक चेन रिएक्शन है, ये चेन रिएक्शन है, तो हर चीज के ऊपर असर पड़ेगा। साइकिल होता है और ये रिपीट भी होता है, ऐसे ही चलता है। बट हमने आवाम को काफी ज्यादा डरा दिया है, काफी गुफ्तगू इस तरह सख्त किस्म की कर लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे और मुख्तलिफ स्टोरीज डेली डोज की अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे। सो हमारे पास जो फर्स्ट स्टोरी है वो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि दुनिया के ताकतवर तरीन पासपोर्ट्स की दर्जाबंदी की गई है। और एक फिर डराने वाली बात नहीं चलेंगे, उतनी नहीं है ये तो चले, इट्स अ काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। सो हम अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं जनाब। जो सबसे ज्यादा ताकतवर तरीन पासपोर्ट है वो जापान और सिंगापुर का है। सो जिन भी लोगों के पास ये दो पासपोर्ट्स होंगे वो 192 कंट्रीज है जिनका सफर वीजा के बगैर कर सकते हैं। उसके बाद जो अगली दो कंट्रीज है जिनका सेकंड नंबर है, यानी कि वो ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरी दुनिया में मजबूत तरीन और स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट तस्वर किया जाता है। जो दूसरे नंबर पर दो कंट्रीज हैं वो जनूबी कोरिया और जर्मनी है। और जो यहाँ के शहरी हैं वो 190 कंट्रीज का बगैर वीज़ा के सफ़र कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम भारत का नंबर देखें तो भारत का जो नंबर है वो 83rd पोजीशन पर भारत है और 60 ममालिक का वीज़ा फ्री सफ़र कर सकते हैं यहाँ के शहरी। और पाकिस्तान को अगर हम देखें तो पाकिस्तान का अनफॉर्चुनेटली नंबर 108वां है। इसका मतलब ये हैनले एंड पार्टनर्स जिन्होंने ये लिस्ट जारी की है 2022 की, और उसमें बताया कि कौन कौन से मुल्क ऐसे हैं जिनके वीज़े आपको किसी पासपोर्ट में मिल सकते हैं, वहाँ से डिटर्मिन किया जाता है कि कितना मजबूत पासपोर्ट है। और जैसे रोमा ने भी बताया कि सिंगापुर, जापान, ये सबसे ज़्यादा वीज़े इन मुल्कों के मिलते हैं इनके ऊपर। हमारा अनफॉर्चुनेटली शुमाली कोरिया, सोमालिया, यमन से भी नीचे हैं 108। ये ज्यादा अफसोस की और बात हम जब एयरपोर्ट पे जाते हैं रोहू साहब तो हमारी लाइन भी अलग होती है कि पाकिस्तानी आवाज हो जाती है कि ग्रीन पासपोर्ट है, तो फिर आप साइड में हो जाओ, फिर हमारी जो चेकिंग और सारी चीजें होती हैं तो वो भी। और अगर आपको याद हो तो इमरान खान साहब कहते थे कि पाकिस्तान का जो ग्रीन पासपोर्ट है उसकी वक़्त बढ़ाएंगे, पूरी दुनिया में उसको मनवाया जाएगा, मजबूत पासपोर्ट बनाएंगे। और हम देख रहे हैं कहां से कहां मामलात आ चुके हैं। नहीं, हमने वो जमाना देखा था जब ग्रीन पासपोर्ट की वक़्त होती थी। मैं इंग्लैंड पहली दफ़ा 85 में गया था और बगैर वीज़े के गया था, एयरपोर्ट के ऊपर वीज़ा मिल गया था, इतनी वक़्त थी इंग्लैंड में। और फिर इसी तरह से अमेरिका का वीज़ा हम यानी वो ड्रॉप बॉक्स होता था, उसके अंदर अपना पासपोर्ट डाल देते थे और उसी शाम को हमें वीज़ा लग के मिल जाता था। जो अब लाइनें और पता नहीं क्या क्या, अब तो हमें यानी सिंगापुर भी मैं बगैर वीज़े के गया हूँ, हांगकांग में बगैर वीज़े के गया हूँ, यानी वहाँ पे एयरपोर्ट पे जाके वीज़ा, थाईलैंड जाके वहाँ पे एयरपोर्ट पे वीज़ा। अब ये हाल है कि इनमें से कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है जहाँ का वीज़ा आपको मिल सके। कुछ तो हमारे अपने मुल्क में भी बहुत जगहों पर पाकिस्तान भी लैग कर रहा है, कुछ पॉलिसीज और इन चीज़ों की वजह से भी पासपोर्ट की वक़्त कम हुई है। और कुछ हमारे अपने लोग वो भी बाहर जाकर इस तरह से काम करते थे और इतने शॉर्टकट्स यूज़ करते थे और फिर 2 नंबरी इतनी ज़्यादा की कि ऑब्वियसली वो जिस तरह से आपने कहा है कि फिर रिस्ट्रिक्शंस पाकिस्तानियों पर बहुत ज़्यादा आयद हो चुकी हैं। बट एनीवेज अभी हम अपनी अगली स्टोरी की तरफ आएंगे और अगली स्टोरी हमारे पास जनाब ये है कि जर्मनी हैकर ने 20 से ज़ायद टेस्ला गाड़ियों का कंट्रोल हासिल कर लिया है। 19 इयर्स इस हैकर की एज और उसने ये दावा किया है कि ये जो गाड़ियों का कंट्रोल हासिल किया है, बेसिकली ये इन तमाम गाड़ियों को जिनका कंट्रोल हासिल किया गया है विदाउट कीज इनको चला सकता है, इनको लॉक अनलॉक कर सकता है। सो ये दावा जो है वो इस हैकर की जानिब से सामने आ रहा है। ये बुनियादी तौर पे एक एतराज़ है उनका टेस्ला के ऊपर कि टेस्ला के बारे में कहा जाता है कि इसका सिक्योरिटी सिस्टम बहुत मजबूत है। हाँ जी। उसने सिक्योरिटी सिस्टम को ब्रेक कर दिया और उनको पैगाम ये दिया है कि आपका सिक्योरिटी सिस्टम हैक हो सकता है, जिसका मतलब ये है कि इसके फीचर्स इतने भी शानदार नहीं है जितने आप बता रहे हैं हम। तो ये बुनियादी तौर पर वो मैसेज है। हरमीत कोई कमेंट ऐड करना चाहेंगे?
हाँ बिल्कुल दुरुस्त फरमाया रऊफ साहब ने कि ऐसा ही है कि दावे बहुत थे और हमने देखा कि अब ये चीज़ सामने आई है तो वो सारे दावे धरे के धरे रह गए, क्योंकि आप इससे पहले जो है पहले भी कई रिपोर्ट्स हमने देखी, बहुत सारे अखबारों में भी बयानात देखिए, बल्कि इस गाड़ियों के हवाले से भी बहुत पढ़ा है। लेकिन बात दुरुस्त है कि चीज़ें जब सामने आती हैं और उसका तोड़ जो है वो भी सामने आए तो थोड़ी बहुत कंपनी को भी परेशानी होती है, बल्कि थोड़ी नहीं बात तो बहुत होगी। हाँ, तो वो यही मैसेज इस हैकर ने दिया है कि जनाब अपना सिक्योरिटी सिस्टम मजीद स्ट्रॉन्ग कर लें, ये इतना जबरदस्त है नहीं, इसको भी हैक किया जा सकता है, इसका भी कंट्रोल हासिल किया जा सकता है। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ आएंगे। नेक्स्ट स्टोरी भी गाड़ियों से रिलेटेड है, ऐसी गाड़ी जो चलाने में बहुत ज्यादा आसान है और उड़ भी सकती है। सो जेट्स वन ये ऐसी गाड़ी है जो कि $92,000 के एवज उड़ने वाली गाड़ी आपके लाइक कहा जाता है कि घर भिजवाई जाएगी और आप इसको उड़ा सकते हैं। 15 मिनट तक इसको उड़ाया जा सकता है और इस गाड़ी के बारे में ये कहा जा रहा है कि इसको सीखना बहुत ज्यादा आसान है और इसके लिए आपको कोई लाइसेंस की भी जरूरत नहीं, जो पायलट्स का लाइसेंस होता है वो भी जरूरत नहीं, आप इसको वैसे ही उड़ा सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी बात कि ये सिर्फ शौकीन अफराद के लिए। वो अब 15 मिनट तो मेरे हिसाब से बड़ा थोड़ा है एक लिहाज से देखा जाए। 15 मिनट में आप कहाँ जा सकते हैं? 15 मिनट में तो आप कोई बहुत लाहौर में ही अगर आप होंगे तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं जा सकते। लेकिन बहरहाल फिर भी अगर इस लिहाज से देखा जाए तो एक टेक्नोलॉजी की दुनिया में हम हमेशा कहते हैं एडवांसमेंट है, बड़ी शानदार एडवांसमेंट है। ज़ाहिर है ये जब आगे तरक्की होगी तो ये रफ्तार भी बढ़ेगी, इसका डिस्टेंस कवर करने की जो टेक्नोलॉजी है उसको भी बढ़ाया जाएगा। और फिर आप जैसे ये बता रहे हैं कि आपको किसी रनवे की ज़रूरत नहीं है, आप घर से ही जैसे हेलीकॉप्टर उठ जाता है उस तरीके से आप उठ के ये चलाएंगे। और यही बात कि ये टेक्नोलॉजी की दुनिया का एक शाहकार है और वाकई ये इस किस्म की जो चीजें होती हैं उनको इस्तेमाल करना, उनको सीखना, उनको चलाना, ये शौकीन लोगों का ही काम होता है। जाहिर बात है शौकीन लोगों के लिए ऐसी चीजें इजाद की जाती हैं और अफोर्डेबिलिटी भी उन्हीं की ज्यादा होती है इस मामले में। और इसको वैसे रोमा इसको देख के मुझे वो राइटर का नाम तो अब याद नहीं है, लेकिन एक बुक मैंने पढ़ी थी 1923 में उन्होंने लिखी थी और ये पेशगोई उन्होंने पहले से की थी कि 2000 का ये जो दौर आएगा तो इसमें इंसान की ख्वाहिश जब वो उड़ना चाहे तो बड़े आसानी से इस तरह गाड़ियां बना दी जाएंगी, गाड़ियां उड़ने वाली होंगी। बाकायदा बहुत सारी पेशगोई उसमें किताब में जो लिखी थी, तो आज हम देखते हैं वो सारी चीज़ें, टेक्नोलॉजी ने वो सारी चीज़ें जो है वो पेशगोइयाँ सच साबित कर दी। और आज देखें हर चीज़ के हवाले से एक नई नई स्टोरी जो है वो जब सामने आती है तो इंसान जो है उसको हैरान परेशान कर देती है कि जो टेक्नोलॉजी है, जो तरक्की है साइंस के मैदान में लोग करते जा रहे हैं और नई नई चीज़ें आ रही हैं तो बड़ी कमाल की भी है। लेकिन माजी में अगर हम देखें तो लोगों के लिए ख्वाब था कि क्या ऐसा होगा, क्योंकि जब उसने किताब लिखी तो बहुत से लोगों का रिएक्शन ये था कि ये जिस तरह हम कहते हैं ना कि भैया बोंगी मार रही, तो लोगों ने ऐसे भी बहुत बोला होगा और बहुत सारे के रिएक्शन यही होंगे। लेकिन आज देखें तो वो सारी चीज़ें जो है वो वक्त के साथ साथ दुरुस्त और सच साबित हो रही है और बल्कि टेक्नोलॉजी जिस तरह तेजी से ये सफ़र अपना तय कर रही है वो बड़ी कामयाबी है। तो हमीद देखो ना वो जो सिंधबाद जो था उसके कारनामे आप पढ़ें, जो पूरी हमारी अलिफ लैला व लैला का हिस्सा है उसमें सिंधबाद उड़ने वाला कारपेट के ऊपर सफ़र करता है। तो वो भी तो एक ड्रीम ही था ना कि उड़ने वाले कारपेट के ऊपर सफ़र कर रहे हैं, इसका मतलब उड़ने वाली गाड़ी भी होगी। तो अच्छा, जहां हम उड़ने वाली गाड़ियों का जिक्र कर रहे हैं वहां पर अब हम जो रेगिस्तान में गाड़ियां चलनी है उनका भी जिक्र कर लें। हाँ, हमारे अगली स्टोरी ये है कि थर का रिवायती मेला आज से शुरू होगा और इसमें हम अगर देखें तो जीप रैली होगी, ऊंटों की दौड़ के मुकाबले होंगे और मुख्तलिफ किस्म के मुकाबले भी इस फेस्टिवल का हिस्सा होंगे। लोग ऑब्वियसली ये फेस्टिवल बड़ी मकबूलियत रखता है और लोग दूर दराज से इस फेस्टिवल में शिरकत के लिए आते हैं। जो जीप रैली होती है उसमें ऑल ओवर पाकिस्तान बहुत से ड्राइवर्स जो जीप ड्राइवर्स होते हैं बेसिकली वो हिस्सा लेते हैं, ख़वातीन भी इसमें ऑब्वियसली हिस्सा लेंगी। सो लेट्स सी। और इस पर साथ ही साथ अगर हम देखें तो जो फातेह खिलाड़ी होंगे उनको इनामात से भी नवाजा जाएगा। इसमें और भी बहुत सारी गेम्स होंगी, जैसे मलाखड़ा है सिंध का, जीप के साथ घोड़ दौड़, ऊंटों की दौड़, ये मुकाबले भी होंगे। म्यूजिकल शोज भी होंगे, म्यूजिकल शोज, पूरा स्पोर्ट्स फेस्टिवल है जिसका मतलब इनकाद किया जा रहा है और बड़ा दिलचस्प होगा भाई। ये तो इस तरह के जितने भी ज्यादा हों उतने ही कम है इसको अगर देखा जाए तो जनाब इसी के साथ ही हमारा जो आज का डेली डोज था वो एंड हुआ। अभी हमने शो शामिल करनी है, एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बहुत से मौज़ूआत आपके सामने रखने हैं, उनको डिस्कस करना है, बहुत सी अपडेट्स आपको देनी है। सो आपसे मुलाकात होगी एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। व्यूअर्स, अगर हम पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को देखें तो एक गोल्डन टाइम था कुछ साल पहले, नॉट कुछ साल पहले बल्कि अगर हम इससे भी पहले चले जाएं, बहुत ज़बरदस्त मूवीज़ बना करती थी और ऐसी ब्लॉकबस्टर सुपर हिट मूवीज़ बना करती थी। हमारे एक्टर और एक्ट्रेसेस इतने शानदार थे और जो परफॉर्मेंसेस थी, जो मूवीज़ थी, ना सिर्फ उनको पाकिस्तान से सराहा जाता था बल्कि हमारी ऑडियंस हमसाया मुल्क भारत में भी होती थी और वहाँ पर भी हमारी मूवीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता था। बट जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, वक्त बदला, हमने देखा कि इंडिया ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली, उनकी इंडस्ट्री ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली, लेकिन हम बहुत ज़्यादा आहिस्ता आहिस्ता पीछे आते गए। मूवीज़ जो थी वो अप टू द मार्क बनना बंद हो गई। उस तरह से फिर हमने देखा हमारी ऑडियंस, जो पाकिस्तानी ऑडियंस को देखे, रुझान बहुत ज़्यादा बदल गया। फिर हमारे यहाँ पर बहुत से सिनेमा घर बंद हो गए। अब देखें तो रऊफ साहब, जो कोविड आया तो लास्ट 3 साल अगर हम देखें तो इसने भी हमारी इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा बिठा दिया। हमारी इंडस्ट्री इस दौरान भी बहुत ज़्यादा बहरान का शिकार रही। सो ओवरऑल चैलेंजेस क्या रहे, अब हमने उन चैलेंजेस अभी क्या हैं, कैसे ठीक करना है, और ये जो साल स्टार्ट हो चुका है ये हमारी इंडस्ट्री के लिए कैसा साल साबित हो सकता है, कौन कौन सी मूवीज इस वक्त पाइपलाइन में है। अदाकार हैदर सुल्तान इस वक्त शो में हमारे साथ मौजूद हैं। सो थैंक यू सो मच, वेलकम टू आवर शो। सो हम जिस तरह से बात कर रहे थे, अब ऑडियंस का रुझान बहुत ज्यादा बदल गया है, सिनेमाज बहुत से बंद हो गए, अब बहुत जबरदस्त सिनेमाज हैं बट चंद एक हैं। कोविड ने भी रंग में भंग डाला। आपको क्या लगता है चैलेंजेस हमारी इंडस्ट्री के लिए क्या रहे हैं जब से हमारी इंडस्ट्री बैठी है और बहरान का शिकार हुई है? जी, पहली बात तो ये कि हमारे ओवरऑल टेक्निकल अगर साइड से देखा जाए तो भी काफ़ी सारी चीज़ें हमारे लिए हर्डल्स बनती रहीं और फाइनली वी आर कमिंग बैक टू थिंग्स दैट आर मोर अप टू डेट नाउ। और जितनी मूवीज़ हम लोग आजकल प्रोड्यूस कर रहे हैं, बना रहे हैं, उसमें शुरू से एक तो थोड़ा सा भी बड़ा मसला रहा है कि हमारी गवर्नमेंट ने कभी भी हमें सपोर्ट नहीं किया उस तरह से ऐसा करना चाहिए था। अगर आप हमसाया मुल्क की बात करें तो उनको हमारी जो गवर्नमेंट है बहुत प्रॉपर्ली सपोर्ट करती है। यहाँ पे इंडिविजुअल्स जितने भी प्रोड्यूसर्स कर रहे हैं काम वो अपने बलबूते पे ही कर रहे हैं। लेकिन अब जैसे मैं कोविड की आपने बात की, उसके बाद अब ये हुआ कि कम से कम फिर से काम की कुछ हिलजुल शुरू हुई है और लोगों ने फिर से कुछ सिनेमा की तरफ रुख करना शुरू किया है, कुछ सिनेमास खुलना भी शुरू हुए हैं फिर से। अनफॉर्चुनेटली ये ज़रूर हुआ है कि जब भी कभी कोई बड़ा त्यौहार आने वाला होता है तो हमेशा उस पर कोई ना कोई लॉकडाउन की वजह से बहुत ज़्यादा चीज़ें ब्लॉक हो गई। अब इंशाल्लाह छोटी काफ़ी सारी उम्मीद है कि काफ़ी सारी फिल्में अभी रेडी हैं टू बी रिलीज्ड। मेरी अपनी जो सी हैं वो 4-5 फिल्में रेडी पड़ी हैं रिलीज़ होने के लिए, तो इंशाल्लाह कोशिश ही कर रहे हैं कि ये चीज़ें फिर से ऑन ट्रैक आएँ। ठीक है। इसमें एक बात थोड़ी सी मैं इख्तलाफ मतलब माजरत के साथ, वो ये है कि हिंदुस्तान में गवर्नमेंट अगर सपोर्ट करती है तो वो पैरेलल सिनेमा को करती है। वो नेफडेक जैसे हमारे था उस तरीके से वहाँ पे जो इंडियन फिल्म इंस्टीट्यूट या जो है उनके तहत बनाती है। जो कमर्शियल सिनेमा है उसको लोग खुद बनाते हैं, तो यहाँ पे भी कमर्शियल सिनेमा लोगों को खुद बनाना है। अब लाहौर में अगर इंडस्ट्री ख़त्म हुई तो कराची चली गई, वो कंपेटिटिव मतलब वो है, इसको कंपेटिटिव रहना है। अनफॉर्चुनेटली मेरा ख्याल ये है कि हमारे यहाँ कंटेंट बहुत कमज़ोर हो गया। जो सिनेमा इंडस्ट्री का जवाल आया है उसकी बुनियाद कंटेंट की कमज़ोरी है। आप कह रहे हैं, ठीक है, ये भी इसकी वजह बनी है, आई एग्री विद दैट। लेकिन बात करने का मतलब ये है कि जैसे अभी आपने कहा, देखिए हमारे पास जैसे कराची की अगर आप बात करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे स्पॉन्सर्स हैं, उनके पास बहुत सारे चैनल्स हैं, लोग उनको जो बैकअप कर रहे हैं ना। यहाँ से चीज़ें अगर वहाँ पे शिफ्ट हुई हैं, अब वहाँ पे जो अलमिया मैं समझता हूँ कराची में इसका जो सा है वो ये है कि वहाँ पर जितनी फिल्में बन रही हैं दे लुक लाइक अ बिग टेलीविजन ऑन अ बिग स्क्रीन। उसका फिल्म का इम्पैक्ट नहीं बन पा रहा, वो भी इस बात को समझते हैं। हमारे पास यहाँ पर टेक्निकली हर चीज़ मौजूद है लेकिन वो फंड्स, वो चीज़ें उस तरह से वो बैकअप करने के लिए नहीं है। अगर चीज़ें यहाँ पे थोड़ी बहुत शिफ्ट हो जाए या शफल कर लें आपस में तो और बेहतर काम हो सकता है मेरे हिसाब से। मैं जितनी भी सब फिल्म्स कर रहा हूँ मेरे हमेशा पहले यही होता है कि जी आप बना क्या रहे हैं, ताकि हम इसको आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली इसको बिल्डअप करें। इंडस्ट्री अबू जी के जाने के बाद गम से क्लैप्स कर गई थी यहाँ पे पंजाब में, अब हम उसको दोबारा से रिवाइव करने में लगे हुए हैं। मैं भी इसमें आ गया हूँ, आई एम ऑल्सो बैक फ्रॉम अमेरिका, 4-5 साल से पाकिस्तान में। जी हरमीत हमारे साथ मौजूद है। जी हरमीत। अच्छा हैदर सुल्तान, अगर हम देखें, हम अगर कोरोना की बात करें और हमने भी क्या कर दिया कि भाई फिल्में जमा कर दी कि भाई जब कोरोना ठीक होगा, हालात ठीक होंगे तब हम रिलीज कर देंगे। ऐसे में अगर हम थोड़ा बहुत कुछ सीखते हैं दूसरे ममालिक से, खासकर भारत से थोड़ा बहुत अगर सीखते हैं, तो आपको नहीं लगता कि जिस तरह कोरोना आया उनके फिल्म सिनेमा बंद हुए तो वो शॉर्ट मूवीज पे आ गए, यूट्यूब पे आ गए, मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्रीज बनी, मुख्तलिफ शॉर्ट्स फिल्में ऐसी आई जिसकी वजह से जो अदाकार थे, जितने भी एक्टर थे वो बिजी रहे, मसरूफ रहे और उनका माशी तौर पर जो है वो सिलसिला भी चलता रहा। तो यहाँ पे आप नहीं समझते कि कहीं ना कहीं कमी हमसे हुई है? आज हम सीख रहे हैं लेकिन उस टाइम हमने कुछ सीखा नहीं। जी आपकी बात बिल्कुल सही है, आप सही कह रहे हैं। लाइक आई सेड, ये सबके लिए एक लर्निंग प्रोसेस चल रहा है इस वक्त, बिकॉज कुछ लोग हैं जैसे कि अभी उन्होंने कहा कि अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें
तो हमारी फिल्में ऑलमोस्ट पैरेलल चल रही थी, लेकिन एकदम से फिर क्या हुआ, जब कोलैप्स हुआ उसके बाद से फिर से हम उसको अब रिवाइव करने में लगे हुए हैं। काफ़ी चीज़ें हम लोग लर्न कर रहे हैं इस वक्त, ऐसे ही चल रहा है। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि अब जैसे आपने भी कहा, कंटेंट बेहतर किया जाए, और मेरी पर्सनल ख्वाहिश तो ये है कि लंदन, अमेरिका, दुबई, ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारी फिल्म रिलीज होनी चाहिए, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान। तो उसके लिए हम लोग काफ़ी सारा काम कर रहे हैं। अच्छा, एक जो आपने चीज की, ठीक है, टेक्निकल हवालों से भी हम बहुत सी जगहों पर लैक कर रहे थे, फिर जिस तरह से कहा कंटेंट उस तरह से स्ट्रांग नहीं था, अच्छा नहीं था, जो ऑडियंस का रुझान बदला, वो आपको क्या लगता है क्यों पाकिस्तानी ऑडियंस जो है वो पाकिस्तानी मूवीज नहीं देखना चाहती? अगर कोई आती भी है तो वो उनकी कोशिश होती है कि कोई हॉलीवुड की मूवी की तरफ जाया जाए, इस मूवी पर खर्चा ना किया जाए, इसके टिकट ना खरीदे जाए। वाई? देखिए, पहले वक्त में हमारे पास सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए क्या था, सिनेमा और टीवी की एक हमारी चैनल था, दैट्स इट। अब हमारे पास इतना कुछ आ चुका है, वो उसने बहुत ज़्यादा हर्ट किया हमारे, जैसे सोशल मीडिया को आप देख लें, या यूट्यूब है, सो ऑनवर्ड्स, नेटफ्लिक्स है, इन चीज़ों ने बहुत हमें हर्ट किया। और इसी बात है कि एक चीज़ आप बैठे बैठे घर पे देख लेते हैं, एक टिकट आपने खर्च करनी जाके, तो पब्लिक को लाने के लिए कुछ आपको ऐसा दिखाना पड़ेगा कि पब्लिक वाओ वी हैव टू गो एंड सी इट, ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा हमें। तो इसलिए अब दो तरह के सिनेमाज हमारे पास इसको पाकिस्तान में है, एक सिनेपैक्स है और एक हमारे वो सिनेमाज हैं जो लक्ष्मी चौक और पुराने पे भी सिनेमाज हमारे मौजूद हैं। तो दो तरह की ऑडियंस को हमें कैटर करना पड़ रहा है। तो हम ट्राई करें कि दोनों को वापस लेकर आएं, जो थोड़े से लोग, अब जैसे आपने कहा कि कुछ ऐसा कुछ बनाया जाए ताकि लोग आएँ उसके लिए। आपको लगता नहीं है कि अगर रिवाइवल होगा भी जी, तो फिर जैसे मैंने पहले बात की, वो कराची में होगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज्यादा मजबूत हो गया कराची में। जी जी, आप देखो ना, वो ठीक है, कंटेंट उनका अभी इस तरह का है कि वो खास नौयत की फिल्म बना रहे हैं, लेकिन फिल्म तो फिल्म होती है, लोग पसंद करेंगे, उसको देखेंगे तो उसको वो उसकी तरक्की होगी। अब इसी तरह से हिंदुस्तान में, जैसे हरमीत ने अभी बात की कि फिल्म इंडस्ट्री अगर रिलीज नहीं कर रही थी फिल्में, नेटफ्लिक्स पे चलेगा, उन्होंने पैरेलल और प्लेटफॉर्म इतने ज्यादा बना दिए जहाँ पे फिल्म चलनी शुरू हो गई, जहाँ की फिल्म चलनी शुरू हो गई, एक्टर बिजी हो गया, डायरेक्टर बिजी हो गया, राइटर बिजी हो गया, उसमें भी जिद्दत उन्होंने लेके आए। तो ये जिद्दत अगर है तो मुझे लगता है कि वो स्ट्रेंथ ड्रामे की, चूंकि ड्रामा काफी बेहतर हो गया हमारा तो शुरू से बेहतर है। टेलीविजन हमारा, टीवी ड्रामे अगर आप बात करें, वो भी मानते हैं, हिंदुस्तान वाले मानते हैं कि जी टीवी आपका, फिल्म हमारी, शुरू से मानते हैं। अब बात यह है कि ये आहिस्ता आहिस्ता चीजें ग्रेजुअली वहां तक पहुंचेंगी। उनके पास एक ऑलरेडी एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म बड़ा हुआ था, दे ग्रैब्ड ऑन टू इट, उन्होंने यूट्यूब को कर लिया, नेटफ्लिक्स को कर लिया। हमारे पास वो अवेलेबिलिटीज नहीं है, उससे हमारे पास अप्रोच नहीं है कि हम क्या नेटफ्लिक्स को क्या जी हमारे लिए बनाए, वो 10 साल सोचेंगे अच्छा पाकिस्तान की चीजें बनाएंगे ना करेंगे, हम सेइंग। तो उनके पास ऑलरेडी एक अप्रोच थी, दे वेंट फॉर इट। हमारे पास उस से नहीं रहा। उसकी वजह को ये बताना चाह रहा हूँ, कभी भी आप इंडियन फिल्म अगर आप देखते हैं उसके अंदर 10,000 आते हैं, थैंक्स टू सो एंड सो एंड सो एंड सो एंड सो, स्पॉन्सर्स का सारा आ जाता है। हमारे पास अगर आप कभी धागे देखें, ओनली प्रोड्यूसर का नाम आ रहा होता है, 3-4 भी अगर हमें स्पॉन्सर अच्छे मिल जाते हैं बड़े, जैसे इसको कराची में भी है हमारे पास, तो इंशाल्लाह ताला ये जो नेटफ्लिक्स की बात है, ये तो विद इन कपल ऑफ ईयर्स काम हो जाएगा हमारा, डेवलप हो सकता है। अच्छा, जिस तरह से हम अगर देखें पाकिस्तान में अच्छी मूवीज अगर हम देखें तो सालों में कोई 1-2 बनती हैं। हम बोल को देख लें, हम खुदा के लिए देख लें, ये मूवीज बहुत हिट हुई, अवाम ने इनको पसंद किया, और भी मतलब वो जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव इश्यूज थे उन पर ये मूवीज बेसिकली बनाई गई। आपको क्या लगता है फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं है? स्पॉन्सर्स नहीं है हमारे पास, उस लेवल के प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स नहीं है, उनके पास टाइम नहीं है? क्या रीजन क्या है कि वो जो हम एक मूवी बनाते हैं वो सालों में शायद एक बनती है? उसके लिए मेरे हिसाब से पहली बात तो ये है कि हमारे जो प्रोड्यूसर एसोसिएशन के जो हमारे जो हेड्स बैठे हुए हैं और हमारे जो सो कॉल्ड स्पॉन्सर्स जो से हमारे सो कॉल्ड बैठे हुए हैं, उनको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि यार ठीक है, ये हमारे पास चीज़ अच्छी बना के ला सकते हैं, हम इनको ओन करें। पहली बात तो ये। दूसरी बात, सिनेमा ओनर्स जो से हैं, एक बहुत बड़ा माफिया है सिनेमा का जो पाकिस्तान फिल्म को मानता ही नहीं उस तरह से, उनको ये चीज़ ब्रेक करनी पड़ेगी। देखिए, मेरी फिल्म रिलीज हुई थी कसक, काफ़ी टाइम पहले की बात बता रहा हूँ, मैं खुद पर्सनली गया प्रोड्यूसर के साथ मिलने के लिए, तो जो सिनेमास के साथ जो उन्होंने फेस की प्रॉब्लम्स, आई वाज सरप्राइज्ड कि वाओ, मतलब है कि यार आप इतना इसको बट आपको क्या लगता है, जिस तरह आपने सिनेमा ओनर्स का जिक्र किया, उनका क्या अमल दखल है, उनका क्या रोल है? देखिए, उनका ये होता है दे गिव प्रायोरिटी टू अदर फिल्म्स। मतलब कि जी अगर फॉर एग्जांपल स्पाइडरमैन आ गई है तो उन्होंने कहना जी हम स्पाइडरमैन को जो उनके जो पीक शोज हैं वो देंगे, बाकी आपका अर्ली मॉर्निंग का ये लेट नाइट का दे देंगे आपको। व्हाट इज दैट? फिल्म बना के लेकर आपके पास है, पुट इट ऑन। अगर बिजनेस नहीं करती वो हमारी किस्मत है, आप उसको लगाएं तो सही। वो लगाते ही नहीं है, वो कहते हैं जी हम आप कुछ ऐसी चीज बना के लाएं। अब क्या हमको आसमान के तारे तो वो ला सकते हैं ना, बात तो ये जो हम पाकिस्तान में बना सकते हैं वो बना के देंगे आपको, लेकिन उसको आप माने तो सही, लगाएं तो सही। अभी पाकिस्तान में मेरे हिसाब से कम सो मैनी सिनेमैक्सेस यहाँ पे हमारे पास मौजूद हैं, सिनेमाज स्क्रीन्स मौजूद हैं, वो लोग बैठे हुए हैं, लगा नहीं रहे, कंटेंट हमारे पास मौजूद है, उसको रिलीज करें। हाँ, अगर आपके अप टू मार्क नहीं आता, वी विल एग्री विद दैट कि ठीक है जी आप चीज क्वालिटी की नहीं बनाई, जब बना के ले आए हैं रिलीज इट।
ठीक है। मैं ख्याल में शायद सिनेमा वाले जो हैं वो अपने बिजनेस का तहफ़्फ़ुज़ ज़्यादा देखते हैं। वो उनके नज़दीक ये होता है कि हमारा ये मल्टीप्लेक्सेस की ये तो हो गई ना पहचान है It's a mafia, I'm telling you. This is a cinema mafia which is not letting this thing sink in. उससे अपना बिजनेस ही तो देखना है करें, ये तो ऑब्वियसली बात है, गिव एंड टेक है ना। हम जाते हैं, बिजनेस स्पाइडरमैन से ज़्यादा मिल रहा है तो वो ज़्यादा स्पाइडरमैन पे वो सर देखेगा। डे वन मैंने वही कहा ना, स्क्रीन तो देना। अगर फिल्म नहीं कुछ करती, एक बंदा बैठ के देख रहा है, वो प्रोड्यूसर की किस्मत है। आप स्क्रीन तो दें हमें लगाने के लिए, वो देते ही नहीं है। वो कहते हैं अगर आप जाके आप बैठ के बात करें, आप खुद हैरान हो जाएंगे, यार ये क्या बात कर रहे हैं, पाकिस्तान फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं, इस पाकिस्तान। अच्छा, फिर इसका क्या सोल्यूशन की तरफ अगर Solution हम आए, ये क्या है- आपको लगता है कि आपकी किस्मत स्क्रीन्स देनी चाहिए? जी, जी। वो कहते हैं कि हम उसको देंगे स्क्रीन जो बिजनेस ज्यादा करेगी। क्या ये मामलात को अगर हमने सॉर्ट आउट करना हो, मिडवे निकालना हो, तो व्हाट कैन बी द मिडवे, और हुकूमत क्या इसमें रोल प्ले कर सकती है? हुकूमत को ये चाहिए कि एक फुल एंड फेयर अप्रोच देनी चाहिए इनको, कि जी ठीक है आप उनको अलाउ करें, उनको प्रॉपर जो शोबिस की जो प्राइम टाइम्स हैं दें, और उसके बाद जो भी लोग इसके बीच में हर्डल्स क्रिएट कर रहे हैं फॉर द लास्ट ऑलमोस्ट 5-6 ईयर्स मैं देख रहा हूँ कि कर रहे हैं, उस माफिया को ब्रेक करना चाहिए ना। देखें अबू जी के दौर में इंडस्ट्री ही बकायदा इतना रेवेन्यू जनरेट होता था, सारे प्रोड्यूसर्स, गवर्नमेंट, बहुत लोगों ने कमाया इससे, तो कमाया ही है ना। 40 ईयर्स हमारे पास अगर लाहौर में रही है तो वजह थी कोई। बात यह है कि अभी भी हमारे पास लोग वो मौजूद हैं। बात सिर्फ मकसद कहने का ये है कि हमारे पास सिनेमा स्क्रीन मौजूद नहीं है अब। वही मैंने कहा कि मेरी 4-5 फिल्में रेडी पड़ी हुई, और चीज़ें रेडी पड़ी हुई, लेकिन हमें लगाने की जगह नहीं मिल रही, लगाने कहाँ लगे। तो जो बात अभी उन्होंने भी कही कि वी आर वेटिंग फॉर इट, कि गवर्नमेंट हमें इस चीज़ के लिए अलाउ करे। सेंसर बोर्ड हमारे साथ नहीं कॉपरेट करता, हम कोई ऐसी चीज़ बना दें। अब इंडिया की में अगर कोई बात हुकूमत पे करते हैं किसी तो दे अलाउ इट, लगाओ। हम जरा से किसी का सा नाम ले लेते हैं कार्टोजेस को, ये नहीं बोलना, ये नहीं बोलना, ये नहीं करना। वी आर लाइक इन अ लिटिल केज। अच्छा, हम लोग चलें जिस तरह से आप ये बात कर रहे हैं, सिनेमा एक चीज़ हो गई, उनके साथ भी चीज़ें बेहतर होनी चाहिए, बट जिस तरह से हम ऑनलाइन रिलीज की तरफ आ जाए, हम छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्रीज बनाएं, आप लोग वहाँ से अपना एक किस तरह से इमेज और इम्पैक्ट क्रिएट करें कि सिनेमा मालिकान पर आपसे खुद रब्ता करें, व्हाई नॉट दिस वे? देखिए फिल्म का जब एक ट्रेलर बनता है ना, एक प्रोमो बनता है, वो जाके अपना बता देता है। सिनेमा हर जगह ऐसे ही होता है, कोई भी फिल्म राइट ले लेता है आपसे, मैं आपके पास आया हूँ, मैं जी मेरी फिल्म है, आपको जी देखें, हाँ जी वेरी गुड, ठीक है, विल डू इट। आप देखिए नहीं यार समझ में नहीं आती है, समझ में ओके। लेकिन जैसे आप बात करें ना, ये चीज़ें इट्स ऑल्सो वेरी लाइक स्मॉलर स्केल, आहिस्ता आहिस्ता वो बिल्डअप करने की बात है। जिन लोगों ने एक मैसिव स्केल में काम किया हो ना, वो उनके लिए लगता है कि मतलब यू नो व्हाट आई एम सेइंग, वो काम करना उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हम लोगों ने शुरू से फिल्म बनाई है, वी वांट टू मेक इट फॉर अ बिगर स्क्रीन, हम उससे भी काम करना चाहते हैं, और अभी भी हम कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं बहुत ज़्यादा इस वक्त। हमारी पंजाब की जो इंडस्ट्री यहाँ पर है, लाहौर की इंडस्ट्री बहुत स्ट्रगल कर रही है, और मैं ये इस बात की दाद देता हूँ हमारे प्रोड्यूसर हजरात को कि उसको जिस तरह से काम करें, जहाज से कम नहीं है इस वक्त, कि ऑल इन ऑल दे आर स्पेंडिंग आउट ऑफ देयर ओन पॉकेट्स। मेरा अपना ख्याल ये है कि बुनियादी तौर पे जैसे पहले हमने देखा कि अगर आपके अबू के दौर में जी बिजनेस आ रहा था, जी सिनेमा वाले लगाते थे, तरक्की हो रही थी, सारा कुछ था, जी जी बिल्कुल। फिर ट्रेंड चेंज हो गया, अब ट्रेंड भी चेंज हो जी गया। जी बिल्कुल बिल्कुल। और मैं ये हमेशा कहता हूँ, अपने प्रोड्यूसर से हमेशा कहता हूँ कि जो वक्त के हालात और मुताबिक आपको अपग्रेड करना पड़ेगा अपने थॉट्स को, अपने स्क्रिप्ट्स को। मेन फाउंडेशन स्क्रिप्ट होती है फिल्म की, उसको अगर चेंज करेंगे तो पब्लिक मानेगी इसको। अगर आप नहीं बड़े बजट की फिल्में बना सकते या उसको कॉपी नहीं कर सकते, तो फिर आपको उन मुल्कों की तरफ देखना चाहिए जहाँ पे स्मॉलर बजट की फिल्में जी बिल्कुल बनती हैं, उसमें कहानी का बहुत ज्यादा। अब देखें ना, जी सर, ऐसे ही। 2 फिल्मों का जिक्र किया रोमा ने, जी। एक खुदा के लिए एक बोल, जी। दोनों शोएब मंसूर की फिल्में हैं, जी जी, और दोनों अपने कंटेंट की बदौलत मतलब चली बिल्कुल। हाँ, एक चीज अलबत्ता जरूर हुई, और वो ये है कि इनके पीछे कोई ना कोई टेलीविजन का बिग पुश आ गया, बिल्कुल ऐसे। तो मेरे ख्याल में शायद यही तरीका करना पड़ेगा कि आपका कंटेंट बेहतर हो जी, आप दिखाएं, आपको टेलीविजन का कोई इदारा जो है, अब देखिए ना, अब फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ चली गई, हाँ जी, कि वो कोई ना कोई बड़ा इदारा जो है वो उसके पीछे है बैठा हुआ, वो लेगा फिल्म तो आपकी चलेगी। और जहाँ तक बात है कामयाबी की, तो मैं पंजाब नहीं जाऊंगी, इतना बिजनेस करके जी 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 बिल्कुल ऐसी नहीं फिल्मों ने उनके काम किया। मैं ये नहीं कह रहा कि सब फिल्में ऐसी गई हैं, लेकिन इतना करोड़ों का आप स्पेंड करते हैं पब्लिसिटी के ऊपर, चीज़ों के ऊपर, और फिल्म आती ही चली जाती है। आपको थोड़ा समझना चाहिए ना कि ऐसा क्या हम गलत कर रहे हैं। मैंने तो हमेशा जब भी कभी बात की है, कराची भी जब भी कभी गया, मैंने कहा यार पहली बात तो ये कि हम एक पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, इसको आप वंड ना डालें, इसमें इकट्ठे मिलकर अगर हम काम करते हैं तो और बेहतर हो सकता है। आपके पास फैसिलिटीज है, हमारे पास टेक्निकल चीज़ें हैं, मिलकर काम करें, बनाएं इसको। हम वहाँ आ जाते हैं, आप यहाँ आ जाएं, कोई मसला नहीं है, एक मुल्क में रहते हैं ना, लेकिन मिलकर काम करें, उसकी वजह से ये होगा कि और अच्छा काम होगा इंशाअल्लाह ताला। ठीक है जी हरमीत। अच्छा हैदर,
हैदर, अगर हम देखें तो माजी के किस्से कहानी तो बहुत सारी ऐसी हैं कि बहुत सुपरहिट फिल्में आई, लोग भी बहुत एंगेज थे, तो फिल्में भी जो है वो रेगुलर आती थी। कहीं ना कहीं गलतियां जो आप नहीं समझते कि फिल्म इंडस्ट्री की बहुत बड़ी कोताही है कि इन्होंने एंगेज नहीं रखा ऑडियंस को, जिसकी वजह से आपको पता है कि भैया आएगी फिल्म तो ईद के बाद ही आएगी, ईद में आएगी तभी देख लेंगे, तो इसी वजह से जो लोग हैं वो इस सिनेमा का रुख नहीं करते। वजह ये भी है कि इंडस्ट्री ने इनको एंगेज नहीं किया। सबसे बड़ी कोताही तो ये आप समझते हैं कि है ना गलती? देखिए, एक जब बच्चा जब पैदा होता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता पहले क्रॉलिंग करता है, फिर वो वॉक करता है, देन स्टार्ट्स रनिंग। हम लोग अगर ये एक्सपेक्ट करें कि इंडस्ट्री क्लैप्स होने के बाद जब से भाग पड़ेगी, वो तो पॉसिबल होगा नहीं। ये हमें आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली इसको बिल्डअप करना पड़ेगा। लेकिन जो बात अभी सर ने भी कही है, मैं ये मानता हूँ कि अपना कंटेंट बेहतर करना पड़ेगा और कोलैबोरेशन पे काम करना पड़ेगा। अभी चल मेरा पुत 2 लगी है, इधर लोगों को क्रिटिसाइज किया कि यार ये क्यों पाकिस्तान में रिलीज हुई। क्या मेरा ये मानना है कि ये एक पॉजिटिव वे है, एक माइलस्टोन है हमारे लिए। अगर हम कोलैबोरेशन पे काम करते हैं तो हमें और ज्यादा कंट्रीज में रिलीज करने का मौका मिलता है। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म यहाँ पर ये लोग कहते हैं यार कि नहीं वो पाकिस्तान में रिलीज क्यों कर दिया, फलां कर दिया। आई थिंक इट्स अ पॉजिटिव साइन। अगर हमें और कंट्रीज अगर ओन करना शुरू कर देते हैं मिलकर इकट्ठा काम। देखें, अगर मैं ईरान फेस्टिवल में गया था, वहाँ पर इतनी सारी मूवीज आई हुई थी वहाँ पर, तो क्या है इतनी वो बड़ी इंडस्ट्री वहाँ की रही है और इतनी अच्छी फिल्में लोग बनाते हैं, तो क्या वो कहेंगे कि हम लोगों ने पाकिस्तान की फिल्में लेनी, मिलकर काम नहीं करना? दे वर गिविंग अस। बात ये है कि हमें बस अपना कंटेंट लेवल पर जाना पड़ेगा। एक तर्ज की फिल्म बना देनी, अब वॉर हिट हुई थी, उसके बाद वॉर पे बनना शुरू हो गया, दहशतगर्दी दहशतगर्दी दहशतगर्दी। खुदा के लिए यार, और कौन लोग इंटरटेनमेंट मांगते हैं सर। आप फिल्म के लिए पैसा खर्च करके जाके बैठते हैं तो यू वांट लैफ, यू वांट एंजॉय, गाने सुन के आपको अच्छा लगे। ड्राई बोरिंग फिल्में मारी जा रहे हैं, फलां करी जा रहे हैं, बहुत हो गया। अच्छा, जिस तरह से आपने कहा कि हिंदुस्तान ने तो बहुत अर्सा पहले कह दी था मूवीज हमारी ड्रामाज आपके, हमारी ड्रामा इंडस्ट्री नो डाउट थ्रू आउट बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त ड्रामे, और अभी भी अगर हम देखें तो मजा आता है ड्रामाज देखने का। आपको क्या लगता है कि ड्रामाज इतने जबरदस्त, हमारे पास प्रोड्यूसर्स भी हैं, एक्टर्स भी हैं, एक्ट्रेसेस भी हैं, सब कुछ है, लेकिन हमारे पास क्या चीज नहीं है कि हम अपनी फिल्म इंडस्ट्री को एक अच्छे लेवल तक नहीं पहुंचा पाए? हमने गोल्डन एरा देखा हुआ है, बट फिर अब हम कुछ भी नहीं है, we are nothing। मैंने एक चीज प्रेजेंट की थी, मैंने कहा था कि देखें, हमारे पास अगर खाली 5 प्रोड्यूसर रहते हैं, ज्यादा बड़ा बजट ना अनाउंस करें, 1-1 करोड़ का बजट लेके भी आ जाते हैं, ठीक हो गया। और हमारे कुछ एक्टर्स जो उनसे हैं, नो डाउट हमारे पास बहुत अच्छे एक्टर्स पढ़े हुए हैं, वो काम करने के लिए एग्री कर जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी हमारे एक्टर और एक्ट्रेसेस अगर भारत में जाकर काम कर सकते हैं तो व्हाई नॉट इन पाकिस्तान? एग्जैक्टली, वी हैव लॉट ऑफ टैलेंट इन पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बात ये है कि कुछ हमारे एक्टर्स को भी कोऑपरेट करना पड़ेगा। मैं आपके पास गया, मैं कहा सर मुझे आप फिल्म करनी है आपके साथ। आपने कहा जी मैं तो 50 लाख लूंगा फिल्म का। यार फिल्म का बजट ही अगर 1 करोड़ का, तो 50 लाख आपको दे देंगे तो फिल्म में क्या बनाएंगे? एक्टर्स को थोड़ा सा दिमागी तौर पे अपना को चलाने की जरूरत है कि इंडस्ट्री को अगर जरूरत है रिवाइवल की, तो आपको साथ चलना चाहिए। मैं जहाँ तक पॉसिबल है, मैं जो कुछ मेरे से पॉसिबल हो सकता है मैं करता हूँ कि यार ठीक है, अगर कोई बजटिंग के हिसाब से कुछ भी है, आपको आपस में मिलकर काम करना पड़ेगा। ये बहुत इसका जरूरी एक है। हल वो नहीं है फिर जो मतलब हमने देखा कि खुदा के लिए में तो फिर शाम था, जी जी, बोल में उस तरह से थोड़ा सा स्टार को नीचे ले आए, कास्ट वैल्यू बिल्कुल ऐसी है ना, बिल्कुल तो ऐसे। कंटेंट पे उन्होंने जी। कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। कंटेंट बहुत अच्छा था, बहुत जिस अच्छा वजह था। से फिल्म। जी, जी, बिल्कुल तो ऐसे। आप नए एक्टर को ट्राई करें। सर मैं हमेशा बात ही करता हूँ मिक्स कास्ट करें, हाँ, कुछ सीनियर्स को लें, कुछ नए लोगों को इंट्रोड्यूस करवाएं, उसमें काम करें। टीवी के एक्टर्स का इम्पैक्ट बड़ी स्क्रीन के ऊपर तब तक अच्छा नहीं बन सकता जब तक वो आप अपने आप को एक मेगा स्टार के लेवल पे लाके एक्सपोज नहीं करेंगे। अगर आप टीवी का काम बड़ी स्क्रीन पे करेंगे तो आप टीवी एक्टर नजर आएंगे ना। जब आप और फिल्म के लोगों के बीच में ऐड करेंगे, ये लोग आकर फिल्म, मेरा मतलब बस कहने का ये है कि एक जो इमेज है ना बड़ी स्क्रीन का, वो बड़े स्टार्स के साथ ही मैच करता है। उसको आपको मिक्स मैच करना पड़ेगा, तब काम अच्छा होगा। ठीक है जी। हाँ, ओके, मेरा मतलब ये है कि अगर नहीं है आपके पास, अगर बजट ही 1 करोड़ का और बड़ा स्टार आप नहीं ला सकते, तो फिर आपके लिए जरूरी है कि आप अपना कंटेंट बेहतर। जी जी, कंटेंट इज द किंग सर। रिगार्डलेस मेरा ये मानना है कि फिल्म पैसे से नहीं बनती, दिमाग से बनती है। आपके पास अगर पैसा कम है या ज्यादा है, वो बात मैटर नहीं करती, आप बना क्या रहे हैं, दैट मैटर्स द मोस्ट। स्टोरी लाइन कितनी आपकी स्ट्रांग है, स्टोरी कितनी स्ट्रांग है। जी हरमीत। अच्छा हैदर, अगर हम देखें बहुत सारी खबरें जो सामने आती है, वो ये भी आती है फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड कि जो नए लोग हैं, नया टैलेंट है, हमने देखा है कि चाहे वो प्रोडक्शन में है, चाहे वो डायरेक्शन में है, जहां जहां हम देखते हैं बहुत ज्यादा नए लड़के जो है बहुत काफी टैलेंटेड है, लेकिन उनको उसी तरह मौके नहीं दिए जाते, उन पर उसी तरह जो है वो भरोसा नहीं किया जाता। क्या वजूहात है इसकी? अगर उनसे काम लिया जाए तो मैं समझता हूँ कि कई सारे नए दौर के साथ नई सारी चीजें ठीक हो सकती हैं। जी बिल्कुल अच्छी बात कर रहे हैं। मेरा पर्सनली मानना भी यही है कि जितने भी नए लोग आ रहे हैं, देखिए हमने सारी जिंदगी जिंदा तो नहीं रहना, हमारे बाद भी लोगों ने काम तो करना ही है।
मैं तो अभी से चाहता हूँ कि नए लोग आने चाहिए, हमारे हर फील्ड के एक एक एरिया के अंदर खाली पड़ा हुआ है। वी नीड डायरेक्टर्स, वी नीड गुड राइटर्स, वी नीड गुड कोरियोग्राफर्स, गुड एक्टर्स, हर चीज़ हमें चाहिए। लेकिन बात यह है कि जो लोग आते हैं वो अपने आप को पॉलिश करके नहीं आते, शौक रखना एक अलग बात है, आपको ऑलराउंडर हो के आना। हमारे पास अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर सर कोई यूनिवर्सिटी ऐसी कोई चीज़ नहीं है जहाँ पे लोग पढ़ के निकले बाहर, या जैसे इंडिया में पूना अकेडमी है, हमारे पास यहाँ कुछ भी नहीं है ऐसे, लोग खुद सीख कर आते हैं, करके आते हैं। अच्छा, तो आपको लगता है यहाँ पर इंस्टीट्यूट्स भी कायम बिल्कुल होने चाहिए, बिल्कुल जी, बिल्कुल फिल्म के लिए असल में मसला ये है कि जो हमारे यहाँ तालीमी इदारे हैं जहाँ पे पढ़ाया जा रहा है फिल्म के नाम पे, वो फिल्म नहीं पढ़ाई जा रही, वो कंटेंट तो है ही नहीं, स्क्रिप्ट राइटिंग के कोर्सेज ही नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है, तो वो कमी रह जाती है। जी बिल्कुल ऐसे ही। और जो लोग आ रहे हैं अपने बलबूते, और मुझे बहुत से लोगों ने बताया कि हैदर भाई हमें कुछ बताएं, हमें गाइडलाइंस दें। मैं तो बेटा आपको मैं बता तो दूंगा, लेकिन आप तो तैयारी करके आओ ना। अब बहुत से लोगों के साथ मैं काम कर रहा हूँ जो सेट के ऊपर इतना हमारा टाइम वेस्ट होता है, बिकॉज दे डोंट नो कि वो क्या करेंगे। शौक तो है करने का, लुक भी है, लेकिन पीछे बाकी कुछ नहीं। पर इसके लिए फिर आप सिखाने के लिए कोई अकेडमी बना लें। ये मैं कहना चाह रहा हूँ ना कि होनी चाहिए, हमारे पास नहीं है अनफॉर्चुनेटली। आप वहां से टैलेंट हंट करें, वहां पर लोगों को एडमिशंस नहीं है, जो भी उसका बड़ी मुश्किलात है। और मैं ये मतलब मानता हूँ कि ऑडिशंस इज अ वेरी बिग थिंग। ऑडिशंस करने चाहिए आपको हमेशा से। आप कोई भी कास्ट करते हैं किसी चीज़ के लिए भी, उसके लिए आपको ऑडिशंस करने चाहिए। नो डाउट अभी जो बात इन्होंने भी कही है कि टैलेंट हमारे पास बहुत सारा पड़ा हुआ है, लेकिन उनको देने के लिए प्लेटफॉर्म उस तरह से हमारे पास नहीं है अनफॉर्चुनेटली। ताल्लुकात के बेसिस पे हो जाएगा, मैं आपको जानता हूँ, मैं इनको जानता हूँ, आप आ जाए, चलो जी, बाकी जिसका काम होना चाहिए वो बेचारे वॉश आउट हो जाते हैं। हैदर की मेरे ख्याल में थोड़ा सा टाइम रह गया, हैदर की आखिरी एक्टिविटी आजकल जो है, जी सर, आप क्या कर रहे हैं? सर मैं फिटनेस से बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ, और जिम और वर्कआउट्स की चीज़ों में तो मैंने अपनी ब्रांड लॉन्च की है एक्टिव के नाम से। ये मैंने ट्रैक सूट पहना है, मैंने अपना लॉन्च किया हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस जा रहा है इसका। और मैं चाहता हूँ कि लोग इसको देख के एक्टिव हो जाएं। बी एक्टिव इन लाइफ सो यू स्टे फिट। खाली फिल्म की जरूरी नहीं है, ये आपकी आम आउटलेट्स वगैरह बता देना किधर हैं, ये इंस्टाग्राम पर अपने ऑर्डर करना है, सोशल मीडिया कहाँ पे? हाँ, यू कैन ऑर्डर थ्रू इट ऑन फेसबुक एज वेल, और उसके अलावा अगर आप चाहें हैदर सुल्तान वाही के नाम से ही है, और एक्टिव के साथ अगर आप क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। बाकी वी आर इंशाल्लाह ताला गोइंग इंटरनेशनल एज वेल, उसको बाहर भी भेजने का प्लान कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला इसको। ठीक है, ये भी हो गया। अभी थोड़ा सा वक्त और रहते, ये बता दें आपको एक्सपेक्टेड क्या है, प्रेडिक्शंस आपकी क्या है, जो भी आपका एक्सपीरियंस है उसकी बेस पर। ये जो साल स्टार्ट हो चुका है, कोविड भी है, चीजें फिर से थोड़ी सी खराब हो रही हैं, बट क्या लगता है चीजें बेहतर होंगी इस साल में? देखिए इंशाल्लाह ताला मुझे ये साल बहुत बेहतर नजर आ रहा है, और उम्मीद यही है कि बस हमारी गवर्नमेंट थोड़ा सा ज़रा स्टेबल हो जाएगी, कि एकदम से यूं फिर एकदम से यूं फिर यूं, तो उसके बहुत ही शफल हो जाती हैं। तो मैं एक्सपेक्ट करूँ कि इंशाल्लाह ये साल हमारे लिए, इंडस्ट्री के लिए भी, ओवरऑल पाकिस्तान के लिए भी पाइपलाइन में कौन-कौन सी मूवीज हैं? मेरे इस वक्त 4-5 फिल्में रिलीज होने वाली हैं इंशाल्लाह ताला, और अभी एक फिल्म यहाँ पे आपके चैनल पे भी अनाउंसमेंट कर देता हूँ, पुत्र मौले जड्डा बनने जा रही है इंशाल्लाह ताला। तो उसमें मैं एज अ टाइटल कर रहा हूँ बुजी की जगह पे, और इंशाल्लाह लोग उसको बहुत ज़्यादा वेट है। ठीक है, एनी मैसेज दैट यू वांट टू गिव टू यंग टैलेंट, जी बिल्कुल, जो लोग एक्टिंग में आना चाहते हैं? मैं डेफिनेटली इसको कहूँगा कि इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग। देखें इंसान कोई जो सा अपनी पर्सनैलिटी के मुताबिक अच्छा बुरा बनता है। अगर आप खुद से आते हैं, आए इस फील्ड में, फील्ड अच्छी है और हमें नए लोगों की ज़रूरत भी है इस वक्त, तो आएँ और इसको ज्वाइन करें। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। हैदर सुल्तान हमारे साथ मौजूद है। सर, आप कोई कमेंट ऐड करना चाहेंगे? मेरा गला बैठा हुआ है जिसकी वजह से मेरे कमेंट मुझे जो बातों से लगा है, मुझे ऐसे लगता है कि अपनी इंडस्ट्री को दोबारा से ऊपर उठाने के लिए जरूरी बहुत ज्यादा है कि सब लोग मिलजुल कर काम करें। के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान के अगर हम मुख्तलिफ शहरों का जिक्र करें तो हर एक की स्पेशलिटी अपनी है, और हम स्पेसिफिकली अगर हम सवात का जिक्र कर लें, एक तो ये एशिया का, इसको स्विट्जरलैंड कंसिडर किया जाता है। इसके साथ साथ हरमीत का जो शहर है ही, बट यहाँ के ड्राई फ्रूट्स बहुत मशहूर हैं। ड्राई फ्रूट्स के साथ एक और चीज़ है जो बड़ी मशहूर है। हरमीत क्या चीज़ है सवात की? जी 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 जी, मैंने कहा कि आप मेरे बारे में कह रही कि दूसरा हरमीत ही मशहूर है वहाँ। अच्छा, वैसे ड्राई फ्रूट्स के साथ साथ इलाके बड़े खूबसूरत है वहाँ के। खाने की चीज हरमीत खाने वाले ही फेमस, खाने के हवाले से जो है वो जापानी फल ज्यादा मशहूर है, बहुत ज्यादा मशहूर है वहाँ नहीं। और बाकी आप फिर बताएं। पानी में रहने वाला, पानी में रहने वाली अच्छा, वहाँ ट्राउट बिल्कुल पहुंच गए फाइनली। तो ट्राउट फिश की जरा खूबियां बताओ ना, और फिर किस तरह से बनाते हैं वो? एक मछली होती है, वो तालाब में रहती है, मुश्किल से होता है। वैसे जब आप टेस्ट करेंगे तो इसका अलग एक स्वाद है, और बड़े मजे की ये फिश होती है। और मैं जब भी जाता हूँ सवात की ओर या अपने इलाकों की ओर, तो बड़े आसानी से हमें मिल जाती है।
लेकिन बड़े मजे की होती, बड़ी कमाल की होती, महंगी बहुत ज्यादा है लेकिन ये है कि स्वादिष्ट है। अच्छा, यहाँ पर मैं जब अक्सर नॉर्दर्न एरियाज या सवात वगैरह जाने का इत्तेफाक हुआ है, लोग बहुत ज्यादा शौक से उनको मतलब उनका होता है कि हम फिशिंग करें और हम खुद से ट्राउट पकड़ें। अच्छा, वो उनको वो कांटा कहते हैं, वो भी मिल जाता है बट उनसे पकड़ी नहीं जाती, या पता नहीं वो इसके पीछे क्या टैक्टिक्स होते हैं कि पकड़ी नहीं जाती, या कोई चालाकी होती है जो उनको ये कांटा शांटा जो अब भी उसको कहा जाता ये है, तुम्हें जो कहा ना, कहते हैं। पहले हरमीत के पास जाके हम चालाकी सीखें मछली पकड़ने की, फिर कांटा वगैरह इंतजाम करें, फिर मछली पकड़ें और फिर उसको खाएं। बड़ा लंबा प्रोसीजर है। एक्सपेंसिव बहुत ज्यादा, जायका तो कमाल बट एक्सपेंसिव भी बहुत ज्यादा ये है। ठंडे पानियों की फिश होती है, बहुत यख पानियों ठंडे में रहती है और कहते हैं कि स्टीम के अगेंस्ट चलती है ट्राउट जो है। तो ये बड़ी उसकी दो खूबियां हैं। जायका जैसे हरमीत ने बताया, पूरी दुनिया में इसका बहुत ही ज्यादा शोहरत है इसके जायके की। तो मैंने तो खाई हुई है, बाहर भी खाई हुई है ट्राउट। और तो रोमा, एक और चीज आपको बताता चलूं कि जो अब्बास जो दरिया सवात है, इसके किनारे जितने भी होटल्स या रेस्टोरेंट या जितने भी कैफेज बने हुए हैं, तो बड़ा मजा उधर ही बैठ के खाने का फिर अलग आता है, क्योंकि नीचे दरिया सवात, ठंडी ठार हवाएं, बर्फीले पहाड़, फिर बीच में आप बैठे हो तो वो जो ट्राउट फिश है उसके साथ साथ फिर आप उसके जो मजा है वो अलग से लेते हैं, तो उसका एक अलग जो टेस्ट है। साथ साथ आप जब कालाम की तरफ और जाती है, कालाम के इलाके में, कालाम का इलाका इंतहाई खूबसूरत है। मैं इसलिए कहता हूँ बार बार कि आप अगर टाइम जिसको भी मिलता है वहां पे आप ऐसा फील करते हैं कि भैया कि सवात नहीं बल्कि स्विट्जरलैंड है, और वहां के जो पहाड़ जिस तरह बने हुए हैं, कई एक आरामदेह जंगलात, वहां पे कोई सन्नाटा सा होगा, बिल्कुल सुनसान जंगलात हैं और इतने घने जंगलात हैं जिसमें बैठ के बहुत सारे लोग जाते हैं, फैमिली के हमरा लोग जाते हैं या अकेले तनो तन्हाई में कोई शायर हो, बिल्कुल ऐसा करते हैं। पहले रुख करें तो बहुत सारी शायरी वहां से वो जी हाँ, पहले फिश के बारे में एक रिपोर्ट देख लेते हैं। समर अंजुम की रिपोर्ट है सवात से, और फिर उसके बारे में बात भी करेंगे। जी आइए चल के रिपोर्ट देखते हैं। सवात मदेन में ट्राउट हिचरी स्टेट के दौर से यहाँ पर कायम है। आजकल यहाँ पर ब्रीडिंग का सीजन शुरू है जो नवंबर से मार्च तक चलता है। इसी दिनों माहिरीन ब्रूलर का इंतखाब करके इससे अंडे निकालते हैं और तकरीबन 4000 तक अंडे ट्रे में डालकर हिचिंग रूम में कायम इंक्यूबेटर में रखते हैं और 30 से 35 दिनों में इससे बच्चे निकलते हैं। मुख्तलिफ स्टेज से ये गुजरते हैं। पहले एग्स होता है, फिर आयोडुआ होता है, उसके बाद सेक और फिर फ्राई बन जाता है। तो फ्राई बन जाने के बाद हम इसको प्राइवेट फार्मर्स को देखते हैं 1 इंच। आजकल गवर्नमेंट ऑफ KPK ने इस पे बहुत ज्यादा फोकस किया है, बहुत सारे हमने प्राइवेट सेक्टर में फार्म बनाए हैं। इस मुख्तलिफ किस्म स्टेजेस में 18 माह से 2 साल तक वक्त लगता है, जिसके बाद ये खाने के काबिल हो जाते हैं और खासकर सर्दी में इसकी मांग में इजाफा होता है और दूर दूर से लोग यहाँ खाने के लिए आते हैं। इधर का ट्राउट बहुत मशहूर है, बहुत अच्छा है। इधर जगह भी बहुत स्वाद का बहुत खूबसूरत है, पहाड़ों पर बर्फ है और बहुत मज़ा मैंने तो ट्राउट का लिया, मैंने खाया अभी। लेकिन और लोगों को भी मैं ये कहता हूँ वो आ जाए मदीन में और ट्राउट खा ले और बहुत मज़ा ले। ठंडा और साफ पानी में पाए जाने वाली ये मछली जायके में मुनफरिद और एक ताकत बख्श गजा के साथ साथ कांटे न होने की वजह से खाने में भी आसान है। कैमरामैन अजब खान के समद अंजुम, पब्लिक न्यूज, सवात। सो ये खुसूसी रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की, इसी हवाले से हमारे नुमाइंदे सवात से हमारे साथ मौजूद है समद अंजुम, जिनकी रिपोर्ट थी। समद, थैंक यू सो मच। समद, सबसे पहले तो ओवरऑल सिचुएशन ये बताएं, सयाहों का कितना रश है सवात में, फिर हम ट्राउट फिश की भी बात करेंगे बिकॉज अनफॉर्चुनेट जो वाकया हमने मरी का देखा तो अभी सयाहों के लिए वो बंद है। सो मोस्टली जो लोग हैं वो सवात और इस तरह से दूसरे शुमाली इलाका जात का रुख कर रहे हैं। रश के हवाले से बताएं, सयाह किस कदर बड़ी तादाद में यहाँ पर हैं और एंजॉय क्या कर रहे हैं, फिर हम ट्राउट फिश पर भी बात करेंगे। रोमा, इस तरह है कि यहाँ पर मरी के बाद जो यहाँ पर होटल वाली स्टेशन है उन्होंने भी इस तरह प्लान बना अपने में होटल वाली तीन होटल में हाल में ऑडियो का मसला हो रहा है। आजकल सयाहों की रश बहुत ज्यादा है। जी 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 बोलिए, गुफ्तगू जारी रखिएगा समद। जी ऐसा है ना मैडम कि यहाँ पर आजकल सयाहों की आमद बहुत ज्यादा है। इसका वजह ये है कि वहाँ पर मरी में जो सयाह जाते थे
वहाँ पर उनके लिए जो बंदेज लगाई हुआ है वहाँ पर नहीं जाने देता है। इस वजह से वो सवात में दुगनी तादाद में आ जाते हैं यहाँ पर। और यहाँ के जो होटल एसोसिएशन है उन्होंने भी इनके लिए एक प्लान बनाया है कि हम जो मेहमान आ रहे, जो यहाँ पर सैयाह आ रहे, तो उनको लिए हम अपने होटल में, हर एक होटल में तकरीबन यादम इलाका है वहाँ पर, सवात वैली में बहुत खूबसूरत इलाका है, वहाँ पर तकरीबन 30 से 40 तक होटल है। उस होटल वाले ने तकरीबन हर एक होटल वाले ने 3-3 कमरे फ्री ऑफ कॉस्ट देने का ऐलान भी किया है कि 3 दिन के लिए, 2 दिन के लिए हम सैयाहों के लिए मुफ्त में ये 3 कमरे प्रोवाइड करेंगे। ये बड़ी कमाल बात है भाई, बड़ी कमाल बात है कि कम रेट और बिल्कुल ना रेट। तेजी से धड़कने लगा है कि वही फ्री ऐलान भी हो गया। समझ जी बिल्कुल ठीक हो गया। ये तो आपने इस हवाले से बता दी। सैयाह ज्यादा आ रहे हैं इधर। जी हरमीत। नहीं आप सवाल करें। अच्छा समद, एक तो हम देखते हैं कि ज्यादातर पहले भी जब सवात में रश बढ़ गया था तो ट्रैफिक का निजाम थोड़ा सा दरहम बरहम था, तो इस बार कोई प्लान दिया गया? क्योंकि इस वक्त हम देखें जो मरी बाइकाट चल रहा है मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे, तो ज्यादा लोगों का रुख जो है सवात की तरफ हो गया है, तो ऐसे में प्लान क्या दिया गया? ट्रैफिक के हवाले से क्या प्लान है? सर ट्रैफिक वालों ने एक प्लान ये बनाया है कि हम अभी जो बाजार वाली जो रास्ते, बाजार वाली में रश बहुत ज्यादा है, लेकिन लंडाकी से उन्होंने शमूजों का एक इलाका है, उसी इलाके पर उन्होंने ये प्लान बनाया कि आप जो खालाम बहरैन मदेन जा रहे हैं उसी रोड को इस्तेमाल करें, उसी रोड पे आपको रश नहीं मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर सिटी में जो रश है वो रश सिटी में हो जाएगा, और आप जो बाहर जाएंगे तो बाहर शमूजों वाला रास्ता इस्तेमाल करेंगे, उसी पर आपको रश नहीं होगा। सर अच्छा समझ, इस हवाले से बताइएगा, ट्राउट फिश की हम चूंकि बात कर रहे थे, तो ट्राउट फिश का क्या रेट चल रहा है? एक्सपेंसिव तो बहुत है। तो फार्म वाले जो सरकारी फार्म वाले हो तो कह रहे हैं कि हम 1000 रुपए में बेचते हैं, लेकिन वैसे जो होटल में तकरीबन 1500 से 2000 रुपए तक मिलते हैं पक्के पकाई। जी अच्छा, तो ये पर केजी के हिसाब से आप रेट बता रहे हैं? जी पर केजी के हिसाब से। अच्छा, इसका मतलब यह है कि आम फिश की निस्बत ये जरा महंगी है थोड़ी सी। जी बिल्कुल महंगी इस वजह से रोक साहब मैं आपको ये बताते चलूं कि नवंबर से मार्च तक यहाँ पर ब्रीडिंग का सीजन होता है। यहाँ पर माहिरीन सबसे पहले नर और मादा जो अच्छे और सेहतमंद हो उसको अलग करके अलग तालाब में छोड़ते हैं, फिर इसकी अच्छी खासी खुराक का ख्याल रखते हैं। जब ये मछली अंडे देने के काबिल हो जाते हैं तो फिर इसको अलग करके टबों में डालते हैं, मशीन तरीके से इनसे अंडे निकालते हैं। और यहाँ पर इस प्रोसेस के लिए हिचरी रूम भी कायम है, जो इस अंडों को निकालने के लिए इंक्यूबेटर में रखते हैं, और हर एक इंक्यूबेटर में तकरीबन 8 ट्रे की जगह होती है, और हर एक ट्रे में 4000 तक अंडे डालते हैं। 30 से 35 दिनों में इससे बच्चे निकलते हैं, और फिर इस बच्चों को अलग तालाब में डालकर इसमें छोड़ते हैं, और जब ये तकरीबन 1 इंच तक पहुंच जाती है तो फिर ये दूसरे फार्म ऊपर पे रोक करते हैं। तो इस वजह से इसका रेट भी थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि इसमें मेहनत ज्यादा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। समद हमारे साथ मौजूद थे और हमें ट्राउट फिश के हवाले से बता रहे थे। एक्सपेंसिव भी बहुत ज्यादा है लेकिन बहुत मजेदार होती है। जिन लोगों ने अभी तक ट्राई नहीं की, बात का रुख करें, वहां से लाजमी तौर पर ट्राई करें। अच्छा, हम नारायण कागान जाएं, वहां पर भी बहुत ज्यादा ट्राउट फिश हमें मिलती है, बट मुझे लगता है जो सवात वाली है ना वो असल है, उसका जो जायका है वो और ही है। उन्होंने हैचरीज बना ली है ना अब इसको, मतलब ये करके, तो हैचरी में ज़ाहिर है वो बड़े एहतियात के साथ उसके साथ उसको परवान चढ़ा रहे हैं, तो जाहिर है मतलब वो साइंटिफिक बहुत ज़्यादा हो गए। शायद नारायण कागान में भी हैचरीज हों, वो हमने देखी नहीं है, किसी वक्त चाहेंगे वो भी देखें। बट एनीवेज हमें चलना है अभी ये जो एक जेंडर बायस एक तरह का है शनाख्ती कार्ड के हवाले से, इस तरफ कि क्या वजह है कि जिसकी बुनियाद पे औरतों के शनाख्ती कार्ड नहीं बन पा रहे, और 1 करोड़ 20 लाख के करीब एक डेटा है जो ये बताता है कि खवातीन के शनाख्ती कार्ड नहीं बने हुए। बिल्कुल, और सिर्फ यही नहीं कि शनाख्ती कार्ड नहीं है, ये शायद सुनने में लग रहा है अच्छा बस शनाख्ती कार्ड नहीं, बट इसकी वजह से जो खवातीन है वो मुख्तलिफ हुकूक से, मुख्तलिफ फैसिलिटीज से महरूम है, जिसमें अगर हम बुनियादी कुछ चीज़ों की बात करें तो बुनियादी इंसानी हुकूक है, हेल्थ कार्ड है, कर्जा स्कीम है, इसके साथ साथ एहसास प्रोग्राम समेत जितने भी दीगर हुकूमती इकदाम हैं उनसे वो बेनिफिट्स हासिल नहीं कर सकती, जस्ट फॉर द रीज़न कि उनके पास आईडी कार्ड्स नहीं है। सो ये अब बात ये कि जेंडर गैप को खत्म किया जाए, इसके हवाले से जो हमारी अरकान असेंबली हैं वो भी मुख्तलिफ इकदाम करें, आगे चलकर हम जानेंगे भी, बट द पॉइंट है कि ये चीज़ जो है, ये जेंडर गैप जो है इसको ख़त्म किया जाना चाहिए। और मेनली बात के ख़वातीन को इस हवाले से अवेयरनेस भी नहीं कि अगर एक आईडी कार्ड उनके पास होगा तो उनके लिए बहुत ज़्यादा जो फ़वाइद हैं वो हासिल कर सकती हैं। हरमीत, आप कोई कॉमेंट ऐड करना चाहेंगे?
बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। अब हम देखें तो बहुत ऐसे इलाके हैं, बहुत सारे ऐसे, क्योंकि हम तो इस्लामाबाद और रावलपिंडी और बड़े बड़े शहरों की लाहौर की बात तो कर लेते हैं, लेकिन अब जब जाते हैं मुख्तलिफ ऐसे इलाकों में जहां पे खवातीन को बाहर निकलने की बिल्कुल इजाजत नहीं। कार्ड बनाना तो बहुत दूर की बात है, अगर आप उनके साथ ये भी कहें उनके सामने के कार्ड बनाने के लिए आपको तस्वीर खिंचवानी होगी तो ये भी बड़ा जुर्म जो है वो बन जाता है खवातीन के लिए। और ये सबसे बड़ा मसला है कि अवेयरनेस के हवाले से कि अवेयरनेस ना होने के बराबर है। बहुत ज्यादा इलाकों में ऐसे है कि ज्यादा एजुकेशन नहीं है, फिर वहां पे जो मर्द हजरात हैं वो भी इतने एजुकेटेड नहीं है कि जब शनाख्ती कार्ड के फवायद की बात भी उनको समझाई जाए तो वो मानने को तैयार नहीं कि हम अपनी खवातीन को कैसे किसी जगह पे भेजें जहां पे तस्वीर खिंचवाई और पूरे लोग उनको देखें। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं जिसकी वजह से ये कार्ड जो है ये रुकावट बनी है। और इस पे जो है सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस पे काम करना होगा, अवेयरनेस के हवाले से कोई मुहिम चलानी होगी, क्योंकि शहरों में तो बड़े आसानी से हर बंदे को पता है, हर बंदा बड़ा आसानी से समझ लेता है, लेकिन ऐसे ऐसे पाकिस्तान में गांव है जो आप हैरान होंगे उनकी सोच को लेकर, उनके बड़े परेशान भी बंदा हो जाता है जब उनकी बातें बंदा सुनता है। उनका अपना एक लॉजिक है हर चीज के हवाले से। तो ये सबसे बड़ा इशू है जिसकी वजह से मैं समझता हूं कि अब तक जो खवातीन है जो चाहती भी है, कुछ खवातीन जो चाहती भी है, अब मैं अगर बात करूं कोहिस्तान के ऐसे इलाके हैं या शांगला से आउट डिस्ट्रिक्ट कुछ ऐसे इलाके हैं, तोरगर का जो इलाका है वहां पे भी मैंने देखा है कि वहां पे अलाउ ही नहीं है खवातीन को या बाहर निकलना या अपनी जो तस्वीर है वो खिंचवाना या किसी गैर मर्द के सामने बैठ के साइन करना या अंगूठा लगाना। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिन पर एक मुहिम चलानी चाहिए और बाकायदा अवेयरनेस की जो मुहिम चलेगी तो बहुत सारे काम आसान होंगे। बिल्कुल ठीक आपने बात की हरमीत। इसी मौजू पर हमारे साथ इस वक्त शो में हमें ज्वाइन करी मेंबर सूबाई असेंबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा। मुसर्रत साहिबा थैंक यू सो मच, वेलकम टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। मुसर्रत साहिबा आपसे ये जानना चाहेंगे, एक तो कुछ चीज़ें कुछ डेटा हमारे सामने भी है और साथ ही साथ बीइंग द चेयरपर्सन ऑफ पंजाब असेंबली की जो कायमा कमेटी है, अगर हम उसमें देखें और उसके मुताबिक जो आपने आपकी में एक स्टेटमेंट देख रही है 2018 में 4 करोड़ 65 लाख खवातीन रजिस्टर्ड वोटर थी, मगर सिर्फ अगर देखा जाए तो 2 करोड़ 16 लाख खवातीन ने वोट कास्ट किया। अब इतनी बड़ी तादाद में खवातीन वोट कास्ट ना करें ये एक सवालिया निशान है। हुकूमत क्या कर सकती है, क्या किया जाना चाहिए, क्योंकि आपकी स्टेटमेंट के मुताबिक हुकूमत अब अपग्रेडेशन के लिए और ज्यादा से ज्यादा खवातीन को आईडी कार्ड की फैसिलिटी से वो फायदा उठा सके फंड्स देने को भी तैयार है। सो हुकूमत अपने एंड पर क्या करने जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं पब्लिक न्यूज की इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने आज इस मौजू के ऊपर जो कि इंतहाई हमारे वो जो बेसिक गवर्नमेंट की फैसिलिटी है महरूम रहेगी अगर हम इसको एग्रेसिव की गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी, सोशल एंड मीडिया, प्रिंट एंड बोथ जब मिल के एग्रेसिव कैंपेन नहीं करेंगे। मसलन पहले आईडी कार्ड को सिर्फ समझा जाता था लोगों की पॉवर्टी लाइन जो एक सिर्फ वोट देने के लिए इस्तेमाल होता था, उन्होंने बैंक अकाउंट ओपन करने होते ना, उनको बेचारों के पास प्रॉपर्टी वैसे ही होती। अब हमें जो बात बताने की जरूरत है कि पाकिस्तान ने मसलन हम एक चीज शुरू करते हैं, हेल्थ कार्ड के लिए आपको कहीं जाके कुछ पेपर नहीं जमा कराने, जस्ट आपका नेशनल आईडी कार्ड ही आपका होगा और आगे चल के जिसका नेशनल आईडी कार्ड नहीं होगा तो ये इतनी बड़ी फैसिलिटी, बेसिक फैसिलिटी हेल्थ की उससे महरूम रह जाएगा। अब करने की बात आपने जो भी फिगर बोली है कोई 4 करोड़ 62 लाख के लगभग 2018 की वोटर लिस्टों के मुताबिक इंदराज था। इस एक अलग बहस है, वो मैं अर्ज करती हूँ कि ये जो मैंने फिगर्स किस पॉइंट ऑफ व्यू से बोले थे और 2 करोड़ 16 लाख ने तकरीबन वोट डाला। वजह खवातीन की टर्न आउट हम इस रही कि उसमें ये सारे इकदाम कि उनकी टर्न आउट को ज्यादा करने के लिए इलेक्शन कमीशन को कुछ प्रैक्टिकल इकदाम उठाना पड़ेंगे। मसलन एक ये कि जो पोलिंग स्टेशन के ऊपर खवातीन चली जाती हैं, जब उनका उस पोलिंग स्टेशन से वोट नहीं निकलता तो 50% खवातीन पोलिंग स्टेशन से मुड़ के जा रही होती है और फिर एक उन्होंने घर की जिम्मेदारी भी निभानी होती है, ट्रांसपोर्ट का इशू होता है, कहाँ किराए भर के दूर दराज इलाकों में वहां पे उनकी रिहाइश है वहां से उनके वोट फेंक दिए जाते हैं। मैंने ये उसमें मुद्दा रखा सामने फोरम के अंदर कि इलेक्शन कमीशन चाहिए कि प्लीज पे कोई खर्चा नहीं आता कि आप हम 8300 के ऊपर मैसेज करते हैं तो सबसे पहले वहां पे आना चाहिए NA, PP
पोलिंग स्टेशन, जो आम वोटर है उसको ब्लॉक कोड और ये कॉम्प्लिकेटेड किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए ही नहीं। उसे चाहिए उसका एनए कौन सा है, क्योंकि एनए में क्यों कह रही हूँ, पीपी क्यों कह रही हूँ, पोलिंग स्टेशन क्यों कह रही हूँ, इसी के ऊपर कैंपेन होती है। और कैंडिडेट इतनी कैंपेन करता है कि एनए 125 से फलां कैंडिडेट, एनए 120 से, जब एनए का पता होगा तो जो वोटर है उसको पता होगा कि उसने वोट कहाँ जाके डालना है। अब पता है क्या, औरतों की सबसे ज्यादा तादाद जो पोलिंग स्टेशन पे गई भी होती है, उस पोलिंग स्टेशन पे उनका वोट होने की वजह से वापस चली जाती है। एक बात, एक तो ये लिस्टों को इन ऑर्डर करने की जरूरत है। दूसरी बात कि नादरा को और इलेक्शन कमीशन को मिलकर काम करना होगा। उसमें हम गवर्नमेंट के तौर पर, मैंने ये भी एक सवाल सामने रखा था कि गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है जब हम इदारों की परफॉर्मेंस को क्वेश्चन करते हैं, तो लगा इस तरह समझा जाता है कि खुदा ना खास्ता कहीं हम उनकी सॉवरेनिटी को चैलेंज कर रहे हैं। नहीं, मसलन हम हेल्थ के ऊपर भी आवाज उठाएं, बिल्कुल बात है। हम बाकी तमाम तो सिविक चीजें उनके ऊपर आवाज उठाएं। सबसे बड़ा आपके मुल्क का इशू ये है कि एक तो जो भी गवर्नमेंट आई वो भी मैंडेट किसी एक जमात को मिलता है, दूसरी उठ के उसको चैलेंज कर देती है। मसलन इलेक्शन की ट्रांसपेरेंसी के ऊपर सवाल उठाए जाते हैं, तो उसको बेहतर करने के लिए, ट्रांसपेरेंट करने के लिए और इजी टू अंडरस्टैंड करने के लिए हमें प्रैक्टिकल्स उठाना पड़ेंगे। गवर्नमेंट इसमें इलेक्शन कमीशन के जो इख्तियारात है उसमें मुदाखलत नहीं कर सकती, फैसिलिटेटर का रोल अदा कर सकती है कि वो अपने आप को इक्विप करना चाहते हैं, अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं। हम उनके साथ हर लेवल पे जाने को तैयार हैं। मसलन क्या आपने ये देखा या सुना किसी चैनल के ऊपर खबर है कि इलेक्शन कमीशन ने अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, मसलन वोटर लिस्टों के ऊपर हर इलेक्शन में सवाल उठता है। मसलन वोटर लिस्ट के अंदर जो मुद्दा हजरात साथ ही मौजूद रहिएगा, की तरह जिंदा रहेंगे और वोट डालते रहेंगे। ठीक है, मुसरत साहिबा साथ ही रहिएगा। बहुत जबरदस्त अहम पॉइंट है जो इन्होंने रेज भी किया है, और बिल्कुल ठीक बात कि इतनी बड़ी तादाद में खवातीन वोट कास्ट कर क्यों नहीं रही। सो इसकी मेन रीजन यही है कि आईडी कार्ड नहीं है। अच्छा, आईडी कार्ड से टर्न आउट तो कम हो रहा है, बट जो फैसिलिटीज हैं और खवातीन को उनके हुकूक के बारे में इल्म ही नहीं। उसके साथ ये है कि वो जो कह रही हैं कि नादरा को और इलेक्शन कमीशन को मिलकर काम करना चाहिए, और ये बड़ा ज़रूरी है। आप ये देखिए ना, अभी तो हम सिर्फ एक पहलू के ऊपर बात कर रहे हैं कि वोट कास्ट नहीं हो रहा। हमने जैसे आगे बात की, जायदादों के मसले हैं, हेल्थ कार्ड है, एहसास प्रोग्राम है, बेशुमार फैसिलिटीज़ हैं जो ख़वातीन हासिल कर सकती हैं जो उनको नहीं मिलेंगे। आगे तो चल के ये हो जाना है कि आपने हॉस्पिटल किसी में भी जाना है, चाहे आप हेल्थ कार्ड के ऊपर नहीं भी जा रहे, तो आपके इंदराज होना ज़रूरी है। तो फिर आगे तरक्की की आप बातें कर रहे हैं कि तरक्की याफ्ता मुल्कों की तरह होंगे। बाहर तो मैं बताऊं कि आपका जो आईडी कार्ड नंबर होता है वो एक ही नंबर आपका होता है, सोशल सिक्योरिटी नंबर भी वही होता है, आपका हेल्थ कार्ड भी वही होता है, आपका बैंक अकाउंट नंबर भी वही होता है, आपकी यूनिवर्सिटी कॉलेज में रोल नंबर भी वही होता है, एक नंबर होता है जो आपको आपके पहले दिन आपको दे दिया जाता है, और सारी जिंदगी ये नंबर आपके साथ चलता है। ये जिस वक्त सारे इंटीग्रेशन हो जाएगी इनकी और एक नंबर चलेगा तो फिर कितनी ज़्यादा मुश्किलात। और जिस तरह से ये बात कर रही थी कि इनकी स्टेटमेंट के मुताबिक भी कि अब हुकूमत जो है वो फंड्स देने को तैयार है, जिस तरह से इन्होंने भी ये पॉइंट रेस किया है, बट मेरे ख्याल में अब इस पर प्रैक्टिकली अब कुछ ना कुछ होना चाहिए। एक मामला सामने आ गया, उसका सोल्यूशन भी सामने है, अब प्रैक्टिकली उसके लिए इक़दाम होने चाहिए, बिकॉज इससे फैसिलिटीज भी बहुत ज़्यादा होंगी, प्लस अगला साल इलेक्शन का साल है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो वोट बैंक है, टर्न आउट है खवातीन का, वो बढ़ाया जाए। हरमीत, आप कोई कमेंट ऐड करना चाहेंगे इस बारे में? बिल्कुल, आप दोनों की बात दुरुस्त है कि अगर हम देखें पूरी दुनिया पे अगर सवाल हम पे उठाती है खवातीन के हवाले से, तो फिर यही प्रॉब्लम होती है जब इलेक्शन होते हैं तो टर्न आउट खवातीन का जो है बहुत ज्यादा कम हमें दिखाई देता है। वजूहात यही है कि आईडी कार्ड ना होने के बराबर। अब सबसे बड़ी सहूलियत जो रऊफ साहब ने बात की, मैं तो केपीके की अगर मैं बात करूं तो वहां पे एकदम तरीके इंसाफ ने मुतारिफ किया कि कई सारी चीजें जो है आईडी कार्ड के अंदर है, खासकर सेहत कार्ड के हवाले से अगर मैं बात करूं तो आपको अलग से सेहत कार्ड देने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपके पास आईडी कार्ड जो है उसी में आपके इंश्योरेंस हो चुकी है। अगर आप जिस हॉस्पिटल में जाते हैं तो बड़े आसानी से वहां पे आपकी इंश्योरेंस हो जाती है, आपसे पैसे जो है उसी तरह आईडी कार्ड का नंबर नोट करने के बाद वो सारी चीजें हो जाती है, आपका ट्रीटमेंट हो जाता है। ऐसे में अगर हम पंजाब की बात करें तो अब वहां पे जो है अब आईडी कार्ड की पूरी पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो इसमें कोई शक नहीं कि कमी बहुत ज्यादा है, कोताहियां बहुत ज्यादा
उसी तरह काम प्रैक्टिकली ग्राउंड में जो चीज होनी चाहिए थी वो काम नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात है, मैं फिर वही कहूंगा कि चीजें उठाई जाती हैं, चीजें सामने आई जाती हैं, लेकिन उसके हल के लिए उसी तरह काम नहीं होता जो होना चाहिए। और खासकर सबसे बड़ा इशू इस वक्त यह है कि लोगों को आगाह करें आईडी कार्ड के हवाले से। देखिए अब सबसे बड़ा मसला क्या है, आप हेल्थ कार्ड से महरूम हो सकते हैं, यानी सबसे बड़ा मसला इस वक्त हम सब के लिए कि दवाइयों का है, आम आदमी के लिए मेडिसिन का है, वो हॉस्पिटल में जाता है, ऑपरेशन करता है, तो ये सबसे बड़े मसाइल है। अगर आप इससे महरूम हो जाते हैं तो बहुत सारी चीजें महरूम हो जाते हैं। ठीक है मुसर्रत साहिबा, आपसे इस हवाले से भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से अब अगला साल इलेक्शन का है, आपने आपकी गुफ्तगू में आपने ये भी कहा कि जो हुकूमत है वो फंड्स देने को तैयार है अपग्रेडेशन के लिए, जदीद टेक्नोलॉजी के लिए, जो भी चीजें चाहिए। आपने बहुत अहम पॉइंट रेस किया, इसका सोल्यूशन भी आपने बता दिया। अब प्रैक्टिकली इकदामात काम करने के लिए अब इसको कौन देखेगा, और आपको नहीं लगता अब काम पर स्टार्ट हो जाना चाहिए? देखिए इसमें जो जी अच्छा, थोड़ा सा कनेक्शन हमारा ब्रेक हो गया, वापस आएंगी। जैसे बड़ा अच्छा सवाल है तुम्हारा कि कौन करेगा, तो करना तो हुकूमत ही को है, जाहिर है कोई और तो नहीं करेगा। पॉइंट भी इन्होंने रेस किया, बात भी बहुत अच्छी है, सोल्यूशन भी इन्होंने बता दिया, चेयरपर्सन भी हैं और खवातीन के हुकूक के लिए बहुत ज्यादा काम करेंगे। हाँ, महज पॉइंट रेस करने से कुछ नहीं हुआ, सोल्यूशन देने से कुछ नहीं होगा। अब इसको मेरे ख्याल में टेकअप भी करना चाहिए। और हरमीत ने भी जो बात की ना, हरमीत ने जैसे बात की कि खैबर पख्तूनख्वा में कम से कम ये हो गया कि आपका एक हेल्थ कार्ड, एक आईडी कार्ड, उसके ऊपर सारा कुछ हो रहा है। इसको बाकी इलाकों में भी फैलाया जाना चाहिए, पंजाब में भी आए, सिंध में भी आए, बलूचिस्तान में भी आए, और उसके साथ मैं ये कह रहा हूँ कि आगे चल के इसको बाकी भी इंटेग्रेट करें। अब जैसे यहाँ भी ये भी हो गया कि आपका इनकम टैक्स नंबर अब वही हो गया जो आपका आईडी कार्ड नंबर है, पहले आपका कुछ और होता था, तो अब उसके साथ आपको इस पे भी लाने की जरूरत है, और तरक्की करें और थोड़ी सी ज्यादा बेहतर उसको करें, ताकि वहां पे भी आपका एक नंबर हो। उस नंबर को एक आदमी को जब आपने अलॉट कर दिया तो कितने सारे मसाइल आपके हल हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक, और यही बात कि हुकूमत को सुपरवाइज करने की जरूरत है, इस मामले को देखने की जरूरत है, और काम किसने करना है, इलेक्शन कमीशन और नादरा ने मिलकर करना है, ताकि एक जो अहम नुक्ता जो उठाया गया है उस पर काम भी अब हो, उसका जो सोल्यूशन दिया जा रहा है उसको अब चीजों को बेहतरी की तरफ भी लाया जा सके। अभी हम शो में मेरे ख्याल शामिल कर लेते हैं, एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी बहुत सी चीजें आपके सामने रखेंगे। स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग। के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। व्यूअर्स, पाकिस्तान में भी रेस्टोरेंट्स को स्टार्स मिलेंगे और पंजाब फूड अथॉरिटी इसी हवाले से एक नया सिस्टम मुतारिफ करवाने जा रही है, और स्टार रेटिंग सिस्टम होटल्स और रेस्टोरेंट्स का जो मयार है उसका तयन करेगा। इस वक्त हमारे साथ चेयरमैन पंजाब फूड अथॉरिटी उमर तनवीर साहब हमें शो में ज्वाइन करें। सो थैंक यू सो मच, वेलकम टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। उमर साहब, ये फरमाइएगा, ये जो नया सिस्टम पंजाब फूड अथॉरिटी मुतारिफ करवाने जा रही है, कैसा सिस्टम है, किस तरह से ये सिस्टम काम करेगा, और इसका जो पायलट प्रोजेक्ट है, कितने शहरों में ये पायलट प्रोजेक्ट कंडक्ट किया जाएगा, और कितने शहरों के कितने रेस्टोरेंट्स इसका हिस्सा होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो पायलट प्रोजेक्ट है ये ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। ठीक है। इसमें 250 के करीब रेस्टोरेंट्स हैं और 5 बड़े शहरों से उनका ताल्लुक है, और ये सारे के सारे रेस्टोरेंट्स वो हैं जिन्होंने वॉलंटरीली, जिनके साथ हम बैठे, जिनको हमने इन डिटेल अपने प्रोग्राम से रिलेटेड ट्रेनिंग भी दी, उनको पूरा बताया कि ये किस तरह काम करेगा, और उन्होंने वॉलंटरीली इसके लिए ऑप्ट किया। और आज ये आलम है कि वो रेस्टोरेंट्स जो इस वक्त हमारे पास ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, वो चाह रहे हैं कि उनकी 5 स्टार रेटिंग वो किस तरह अचीव कर सकते हैं, वो हर काम करने के लिए इसके लिए तैयार हैं, और बेशुमार ऐसे नए रेस्टोरेंट्स हैं जो इसका हिस्सा बनने जा रहे हैं। ये काम कैसे करेगा इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। पंजाब फूड अथॉरिटी का इससे पहले एक प्यूनिटिव मैकेनिज़्म था, जिसमें हम अगर कोई रेस्टोरेंट हमारी जो SOPs है उनको फुलफ़िल नहीं करता था तो उनको उसके ऊपर प्यूनिटिव एक्शन उनके अगेंस्ट लिया जाता था, जिसमें सीलिंग की पावर है और जिसमें जुर्माने की पावर है पंजाब फूड अथॉरिटी के पास। उसके साथ साथ हमारा जो रेस्टोरेंट्स अच्छा काम करते थे उनको रिवॉर्ड देने का सिस्टम था, और उसमें हम ये करते थे कि मॉनेटरी उनको एक चेक दिया जाता था जिसकी उस वक्त वर्थ जो है वो 25,000 हुआ करती थी। तो मैंने बहुत से रेस्टोरेंट्स में देखा कि यही जो चेक था वो एक सुवेनियर के तौर पे उनकी दीवारों पे लटका होता था।
तो जब मैंने चार्ज रिज्यूम किया तो मैंने इस ट्रेंड को चेंज किया, इस रिवॉर्ड सिस्टम को, और मैंने ये आइडिया परसीव किया अराउंड 2 years बैक कि हम क्यों ना ऐसा रिवॉर्ड सिस्टम लेके आएँ जो बाहर मगरबी दुनिया में भी इसी तर्ज पे हैं। अगर आप मिशेलिन स्टार्स को देखें, उसके अलावा बाकी हर जगह पे लोग जितने रेस्टोरेंट्स ओनर्स हैं उनके लिए मॉनेटरी रिवॉर्ड से ज़्यादा एडवर्टीज़मेंट और लोगों में उनकी क्रेडिबिलिटी का बेहतर होना उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है। तो फिर हमने ये आइडिया परसीव किया, इसके ऊपर काम करना शुरू किया और माशाल्लाह विदिन 2 years अब हम आज इस जगह पे खड़े हैं कि हमने ये प्रोग्राम पूरा लॉन्च कर दिया है। अच्छा, ये फरमाइए कि क्राइटेरिया जो है, देखें जी रोज़, हाँ, मतलब आप किस क्राइटेरिया के तहत अवार्ड जो करेंगे, किसी को 5 स्टार, किसी को 4 स्टार, किसी को 3 स्टार, क्या क्या चीज़ें देखेंगे आप उसके लिए? इसमें काफ़ी लंबी चेक लिस्ट है जी। इनिशियली ये है कि इसकी हाइजीन, ओवरऑल एम्बियंस, ओवरऑल बैठना जाना, उनकी प्रेजेंटेशन, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। ये वक्त के साथ साथ ये चीज़ें मज़ीद इम्प्रोवाइज होंगी, जिसमें मिस्ट्री शॉपिंग का भी कॉन्सेप्ट आएगा। एक बंदा जाएगा, जाके बैठेगा, वहाँ पे खाना खाएगा और उनके खाने को रेट करेगा। अभी फ़िलहाल ये है कि हम इनकी हाइजीन, इनकी क्लीनलीनेस, इनकी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, इनसे रिलेटेड जो है एक पूरी चेक लिस्ट है जिसको उनको फॉलो करना पड़ता है। और उसके बाद 3 एग्रीगेट मार्किंग्स हैं, जिसके बाद उनकी रेटिंग सामने आएगी, जिसमें से एक रेटिंग ऑलरेडी हो चुकी है, 2 मज़ीद होंगी। तो आपको रेस्टोरेंट्स और ऐप के ऊपर जो जितने रेस्टोरेंट्स हैं उनकी रेटिंग आपको देखने को मिलेगी। अच्छा सर, जाहिर बात है कि जब भी इस तरह कोई टीम जाती है तो पहले से इन्फॉर्म भी किए जाते हैं, बहुत साफ़ सुथराई जो है पहले से हो भी जाती है। तो आपका क्या तरीक़ाकार होगा कि कैसे इसका ताउन किया जाए कि आया ये चीज़ें साफ़ सुथरी ये रखते हैं नॉर्मल रेगुलरली, कि अब हमारे आने की खौफ की वजह से इन्होंने चीज़ें साफ़ कर दी? वैसे नॉर्मल जी ज़्यादा चीज़ें होती हैं। दूसरी बात ये कि इस सिस्टम को मुतारिफ कराते वक्त ट्रेनिंग का जो मरहला था वो कितने अरसे रहा? अच्छा, मैं पहली चीज़ अर्ज़ कर दूं कि हमने इस मैकेनिज़्म को इस तरह डिज़ाइन किया है कि हमारी जो टीम्स, मसलन अगर लाहौर में फ़र्ज़ करें हमने इंस्पेक्शन करनी है तो लाहौर की इंस्पेक्शन लाहौर की टीम्स नहीं करती। ये डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी जो है ये उनकी सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सुबह उठते हैं और जिस जगह की इंस्पेक्शन करनी होती है साथ वाले एरिया से, जो कि लाहौर के साथ है, गुजरावाला है, इसके अलावा शेखुपुरा है, इसके अलावा और जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ से टीम्स आती हैं जी। और उनकी असाइनमेंट जो उनको दी जाती है वो डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी की तरफ से दी जाती है और नीचे किसी को नहीं पता होता कि किस रेस्टोरेंट में आज कौन सी टीम जाएगी। ठीक है। वो सारी टैगिंग जो है वो सिर्फ डीजी ऑफिस से की जाती है, नंबर 1। नंबर 2, जो आपने ट्रेनिंग की बात की तो ये तकरीबन 6 months का टाइम पीरियड था जिसमें हमने उनके साथ रेगुलर ट्रेनिंग सेशंस किए रेस्टोरेंट ओनर्स के साथ और उसके बाद उनको इनलिस्ट किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं कि ये पहले स्टेप पे आ चुकी है पंजाब फूड अथॉरिटी की ऐप। अच्छा, जीरो सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था जिनको स्टार मिल जाएगा उसके बाद वो क्या करेंगे, उनका क्या तरीक़ेकार होगा? वो एडवर्टाइज करेंगे, लोगों को बताएंगे, अपने रेट बढ़ा देंगे कि जी हम 5 स्टार हैं लिहाजा अब हमारा रेट इतना ज़्यादा होगा? गुजारिश ये है कि बेसिक मकसद इस स्टार रेटिंग का ये है, 2 इसके बेसिक पर्पज़ ये सर्व करेगी। एक तो कंज्यूमर के लिए है। इससे पहले इवन मैं लाहौर जाता हूँ या आप भी लाहौर में रहते हैं, जब आप किसी रेस्टोरेंट की तरफ जाने लगते हैं तो आपको कोई पता नहीं होता कि इस रेस्टोरेंट की क्वालिटी या फूड क्या होगा, इसका क्लीनलीनेस या हाइजीन क्या होगी, या यहाँ पे हम जाएंगे तो हमें कैसा टेस्ट मिलेगा, या हमें जो वैल्यू फॉर मनी है क्या वो पूरा करती है, जितने पैसे हम पे करते हैं उसके लिहाज से हमें वहाँ का खाना या उसका टेस्ट या उसके सिटिंग या अरेंजमेंट्स जो हैं क्या वो वर्थवाइल हैं या नहीं है। तो एक तो ये इस ऐप से ये होगा कि आपके पास ये डाटा बड़े आसानी से आ जाएगा कि जिस जगह पे आप जा रहे हैं वो रेस्टोरेंट पंजाब फूड अथॉरिटी की उसमें क्या रेट करता है, नंबर 1। नंबर 2, इसका जो रेस्टोरेंट ओनर्स हैं उनको बड़ा फ़ायदा होगा क्योंकि PFA की एक बड़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है अमंग द कंज्यूमर्स और PFA को अब एक सारे लोग इसको एक क्रेडिबल अदारे के तौर पे जानते हैं और ये जानते हैं कि पंजाब फूड अथॉरिटी अपनी ज़िम्मेदारियों में कभी कोताही नहीं बरतती। तो मेरे ख्याल में ये एक ऐसा एडवांटेज है जिसके बाद जब हम उनको रेट करेंगे और हम उनको एडवर्टाइज़ करेंगे अपने पेजेस पे और जब हमारी रिपोर्ट्स सामने आएंगी
तो लोगों का उन रेस्टोरेंट्स के ऊपर कॉन्फिडेंस जो है वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो अच्छा। इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर द कंज्यूमर एंड फॉर द रेस्टोरेंट ओनर। अच्छा, ये जिस तरह से ये जो रेटिंग सिस्टम है ये इसलिए ही मुतारफ़ करवाया गया है ताकि जो मयार है किसी भी जगह का उसका तयन किया जा सके। अब हम देखते हैं कि जब हम कोई ऐप डाउनलोड करते हैं वहाँ पर फेक रेटिंग का भी कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है। अब आपने इसके लिए क्या तरीक़ेकार रखा है फेक रेटिंग को अवॉइड करने के लिए? देखिए, इसका ये मैं एक तो आपको एक और चीज़ जो वाजे कर दूं कि इस सिस्टम का बेसिक मकसद अवेयरनेस है। मेरा बिलीफ ये है कि किसी भी हमारा पंजाब फूड अथॉरिटी का बेसिक काम है करेक्शन ऑफ फूड, कि जो खाना हम आवाम तक जा रहा है वो अच्छे और म्यारी अंदाज में उन तक पहुँचे। तो मेरे ख्याल से प्यूनिटिव एक्शन से ज़्यादा अवेयरनेस हमेशा मैटर करती है। तो ये दिस इज़ अनदर स्टेप टुवर्ड्स अवेयरनेस। जहाँ तक आपने की फेक रेटिंग की बात, तो ये गूगल की तरह ये नहीं हो सकता कि कोई भी कंज्यूमर जो है वो अपने ऑनलाइन जाए और जाके अपने रिव्यूज़ दे दे और वो रिव्यूज़ जो है वो ऐड अप हो जाए, चाहे वो ठीक हैं चाहे वो गलत हैं। अच्छा, ये इस तरह नहीं होगा। ये पंजाब फूड अथॉरिटी का जो अपना मैकेनिज़्म है, जो इसके पीछे चेकलिस्ट है, जो SOPs हैं, ये उनके मुताबिक होगा। अच्छा सर, एक और चीज़ हमने देखी माजी में बड़ी तेज़ी से जा रही थी, आपकी खातून ऑफिसर थी, उसके बड़े ज़्यादा रेट लगते थे और बहुत ज़्यादा गैर मयारी फूड के हवाले से बहुत ज़्यादा काम बड़ी तेज़ी से चल रहा था। थोड़ा सा ये बताइए कि अब बहुत सारी चीज़ें हम मार्केट में जाते हैं, गैर मयारी फूड या दूध या जहाँ जहाँ चीज़ें मिलती हैं, उसके हवाले से कोई ऑपरेशन हो रहे हैं? कितने केसेस, कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई सर अब तक हुई है? देखिए, मैंने अपने 2 साल के टेन्योर में 11 लाख के करीब इंस्पेक्शन जो है पंजाब फूड अथॉरिटी ने की हैं। 11 लाख? अच्छा जी। जो आयशा मुमताज़ जिनकी आप बात कर रहे हैं, उस वक्त नो डाउट हम मीडिया साथ जाता था और वो एक हाइप क्रिएट की जाती थी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने चीज़ों को इम्प्रोवाइज़ किया है। अब हम नेम शेमिंग की तरफ नहीं जाते। अब हम रेस्टोरेंट्स के मतलब उस वक्त नेम शेमिंग भी बहुत ज़्यादा होती थी, ब्रांड्स को जो है वो थ्रेट भी किया जाता था, तो हमने उन चीज़ों को जो है कट डाउन किया है। अच्छा। हालांकि हमारे ऑपरेशंस की स्पीड जो है और उसका जो क्वांटम है वो पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ चुका है। जैसे मैंने आपको बताया कि अपने पहले 2 साल की जो हमने रिपोर्ट शाया की थी, 11 लाख के करीब ओवरऑल इंस्पेक्शंस थी और फिर हमने बेशुमार जुर्माने भी किए, सील भी किया, और कभी ऐसा नहीं हुआ कि जिसको जुर्माना हो उसका जुर्माना माफ़ कर दिया गया हो या जो सील हुआ वो अपने वक्त से पहले डीसील किया गया हो। तो हमारी कार्रवाइयाँ पहले से ज़्यादा तेज़ी से जारी हैं। हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स का इशू था जिसको CM पंजाब जनाब उस्मान बुज़दार साहब ने हल किया है। हमें 1000 और बंदा रखने की, भर्ती करने की इजाज़त दी है। वो हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह ताला आप इसको आने वाले दिनों में ज़्यादा स्ट्रॉन्गर और ज़्यादा अच्छे उस पर पाएंगे कार्रवाइयों को इंशाल्लाह ताला। ये जो अगर जाके खाना खाना है और नंबर देने हैं, ये तो बहुत सारे लोग तैयार होंगे बैठे हुए, रोमा भी तैयार बैठी होगी कहेगी कि मुझे खाना खाने का मौका मिला, मैं रेटिंग जाके, तो वॉलंटियर बहुत मिल जाएंगे आपको। जी बिल्कुल मिल जाएंगे जी, वॉलंटियर्स भी मिल जाएंगे। देखिए, कस्टमर सपोर्ट इसमें बड़ी ज़रूरी होगी। कंज्यूमर को हम ज़रूर मौका देंगे, नॉट ऑन द इनिशियल स्टेज, लेकिन इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम कंज्यूमर को ये ज़रूर मौका देंगे कि उनकी फीडबैक जो है उसको भी इसका पार्ट बनाया जा सके इस रेटिंग से। अच्छा उमर, बहुत सी चीज़ें हम समझ चुके हैं कि क्या है, क्या फ़ायदे हैं, अवेयरनेस कहाँ तक है, बट इस ऐप का फ़ायदा ज़रा एक दफ़ा दोबारा से बताएं। आवाम को क्या फ़ायदा, जो रेस्टोरेंट्स मालिकान हैं उनके लिए क्या फ़ायदा, और पंजाब फूड अथॉरिटी के लिए क्या फ़ायदा, तीनों के लिए, बिकॉज ये तीन जो हैं ये पार्टिसिपेंट्स हैं। ये तीनों के लिए विन विन सिचुएशन है जी, बिल्कुल तीनों इसके स्टेक होल्डर्स हैं। देखिए, कंज्यूमर को ये फ़ायदा है कि अब आज की तारीख में कंज्यूमर जो है किसी भी रेस्टोरेंट में जब जाने लगता है तो अगर वहाँ पे उसने पहले खाना नहीं खाया तो उसको नहीं पता कि इनकी हाइजीन कैसी है, इनका टेस्ट कैसा है, ये रेस्टोरेंट कैसा है, और इनके जो बिल ये हमें चार्ज कर रहे हैं क्या वो वर्थ इट है इतना पैसा देना वहाँ पे बैठ के खाना खाने के लिए। तो कंज्यूमर के लिए ये फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन होती है कि पंजाब फूड अथॉरिटी इसको कहाँ पे रेट करती है। ठीक है। रेस्टोरेंट ओनर के लिए क्या फ़ायदा है कि रेस्टोरेंट ओनर को इससे पहले कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं अवेलेबल था जहाँ पे वो कंज्यूमर तक ये बता सके कि मैं कितना अच्छा काम कर रहा हूँ। तो अब पंजाब फूड अथॉरिटी के प्लेटफॉर्म के ज़रिए वो बताने के काबिल होगा कि मैं इतना अच्छा काम करके दिखा रहा हूँ और मेरे खाने का ये टेस्ट है या ये म्यार है या फूड अथॉरिटी मुझे क्या रेट करती है। PFA को क्या फ़ायदा है कि PFA के लिए जो प्यूनिटिव एक्शन लेके जो लोगों को चीज़ सिखानी थी या रेस्टोरेंट ओनर्स को सिखानी थी, वही अवेयरनेस के ज़रिए और उनको एक रिवॉर्ड सिस्टम के ज़रिए हम उनका म्यार भी बेहतर कर रहे हैं
और उसके साथ साथ उनकी क्रेडिबिलिटी जो है वो पब्लिक की नज़र में बिल्कुल ठीक बेहतर हो गया, होगी। यानी कि जो तीनों स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए विन विन सिचुएशन है, जिस तरह से आपने कहा। बहुत शुक्रिया उमर जी, तनवीर, बिल्कुल। चेयरमैन पोर्ट अथॉरिटी हमारे साथ मौजूद थे। व्यूअर्स, अभी हमें शो में एक ब्रेक शामिल करनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। गुड मॉर्निंग। तो जिस तरह से उमर तनवीर साहब फरमा रहे हैं कि इसमें जो तीनों स्टेक होल्डर्स हैं इस ऐप के लिए, जिसमें रेस्टोरेंट मालिकान भी हैं, जिसमें आवाम खुद भी है और पंजाब फूड अथॉरिटी, तीनों के लिए विन विन सिचुएशन है। अवेयरनेस के हवाले से भी बहुत अच्छा है, लोगों को घर बैठे हुकूमती एक प्लेटफॉर्म से जो रेटिंग है और वो आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सी जगह जाने के काबिल है भी या नहीं है। सो ये सेंस से अच्छा है। ये सिस्टम पायलट प्रोजेक्ट तो शुरू हो चुका है, लेट्स सी के आगे जाकर ये सिस्टम किस तरह से काम करेगा। हरमीत, एक क्विक कमेंट आप अपना ऐड कर लें, उसके बाद हमने शुक्रिया भी अदा करना है। और बहुत अच्छी एप्लीकेशन है। अगर मैं समझता हूँ जिस तरह उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा केसेस जो है उन्होंने पहले से वो लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी की है, तो अगर ये चीज़ चलती रही है तो जिस तरह हम देखते हैं कि जो नाकिस खुराक है, जो दीगर चीज़ें, उसका तयन भी बड़ी आसानी से होगा। और दूसरी बात ये कि आपको पता चलेगा कि कौन से रेस्टोरेंट में, कौन से होटल में खाने जो है वो मयारी है। तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा ये सिस्टम है जो मुतारिफ हुआ है। अभी ये मेरे ख्याल में टॉप के रेस्टोरेंट्स होंगे जिनके ऊपर ये जारी होगा, तो बड़ा अच्छा है। लोग और आ रहे होंगे इसमें शामिल होने के लिए अपनी रेटिंग के लिए। और अगर वाकई अच्छी रेटिंग के रेस्टोरेंट में आप जाएंगे, मुझे भी उम्मीद ये है कि आपको बेहतर खाना मिलेगा, क्वालिटी वाइज भी बेहतर होगा, जायके वाइज भी बेहतर होगा और एम्बियंस वाइज भी बेहतर होगा। बिल्कुल ठीक हो गया। सो इसी के साथ ही व्यूअर्स, हमारा आज का शो अपने इख्तिताम को पहुंच। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक, यानी कि मंडे को। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात लोगों की हो जाएगी शाम के शो में। सो हमें दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। वीकेंड अच्छे तरीके से एंजॉय कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।